बेटा मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं कोई कॉन्सेप्ट बच्चे को पढ़ाऊँ तो वो कॉन्सेप्ट सिर्फ उसे समझ में नहीं आए बल्कि वो उसे याद भी रख सके। तो अगर आप उन बच्चों में से हैं जिन्हें खाने का सुन के या देख के भूख लग जाती है, मुंह में पानी आ जाता है, तो मेक श्योर करना मेरी क्लास से पहले या तो आप पेट भर खा के बैठे या फिर अपना खाना साथ लेके बैठे। जब मैं कोई कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रही हूँ, एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो साथ बैठ के एक पेन पेपर लेना और उस पर लिखते रहना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होगा कि आप जाएंगे और आप देखेंगे अरे वाह मैनेजमेंट बैठी हुई है। हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है CS पायल पोपली और आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज के इस लेक्चर में हम ये पूरे का पूरा चैप्टर डिटेल्ड वे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए, बिफोर आई स्टार्ट विद द चैप्टर मैं थोड़ा सा अपने पढ़ाने के तरीके के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि शायद आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, इससे पहले आपने मुझसे नहीं पढ़ा है, राइट? तो बेटा मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं कोई कॉन्सेप्ट बच्चे को पढ़ाऊं तो वो कॉन्सेप्ट सिर्फ उसे समझ में नहीं आए बल्कि वो उसे याद भी रख सके। ठीक है, तो इसके लिए मैं हर एक टॉपिक को एग्जाम्पल्स की मदद से समझाती हूँ। तो आपको बस अपने एंड पे क्या करना है, जब मैं कोई कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रही हूँ, एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो साथ बैठ के एक पेन पेपर लेना है और उस पर लिखते रहना है। ठीक है, तो ये आप अगर मेरे साथ करेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट भूलोगे नहीं पढ़ने के बाद, जो कि अक्सर बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते हैं, राइट? कि मैम पढ़ लेते हैं लेकिन रिवीजन करने पे याद ही नहीं आता, कुछ समझ ही नहीं आता कि ये पहले पढ़ा भी था कि नहीं पढ़ा था। तो अगर आप मेरे बताए गए तरीके से चलेंगे तो आपको इंडीड सारी चीजें समझ में भी आएंगी और याद भी रहेंगी। ठीक है, तो ये हो गया पढ़ाने का तरीका। अब हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 पे जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट का नेचर हम यहाँ पे जानेंगे और क्यों जरूरी होता है मैनेजमेंट ये जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान ले कि मैनेजमेंट क्या होता है, तभी तो बाकी चीजें जान पाएंगे, राइट? तो आ जाइए हमारे फर्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है व्हाट इज मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। बेटा इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, किसका? आपकी पायल मैम का ही। देखिए बेटा सबसे पहले तो ना मैं अपने बारे में एक बात बता दूं आप लोगों को, दैट मैं बहुत बड़े वाली ना फूडी हूं, मुझे खाना बहुत पसंद है। तो मैक्सिमम मेरे जो भी एग्जाम्पल्स होंगे ना वो खाने के अराउंड ही घूमेंगे। तो अगर आप उन बच्चों में से हैं जिन्हें खाने का सुन के या देख के भूख लग जाती है, मुंह में पानी आ जाता है, तो मेक श्योर करना मेरी क्लास से पहले या तो आप पेट भर खा के बैठे या फिर अपना खाना साथ लेके बैठे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बहुत लालच दिलवाने वाली हूँ खाने से रिलेटेड। चलिए इमेजिन करिए आपकी पायल मैम पीडब्ल्यू में जॉब करते करते त्रस्त आ गई हैं। उन्होंने सोचा यार अब नहीं हो रही मुझसे कहीं पे भी जॉब, मैं नहीं कर रही अब किसी की नौकरी, मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। अब जब कोई इंसान सोचता है कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो किस चीज का बिजनेस यूजुअली शुरू करता है? जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है वही। तो आपकी पायल मैम का इंटरेस्ट था पानीपुरी के बिजनेस में, क्योंकि मुझे पर्सनली खुद पानीपुरी बहुत पसंद थी। तो मैंने सोचा पहला बिजनेस अगर शुरू होगा तो वो पानीपुरी का ही होगा। बस सोचने की देर थी और मैंने प्लान रेडी करना शुरू कर दिया। अब आप मुझे एक बात सोच के बताइए कि कोई भी इंसान अगर बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचता है तो वो क्या ऐसे ही मुंह उठा के बिजनेस शुरू कर देता है? पहले सोच विचार नहीं करेगा, सामान वगैरह अरेंज नहीं करेगा, 4 चीजें और नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा ना। तो कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले एक पूरी प्रोसेस लगती है, राइट? बस वही प्रोसेस अभी हम पढ़ने वाले हैं यहां पे। ऐसे मानिए मेरे दिमाग में आया कि चलो पानीपुरी का बिजनेस शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं बैठूंगी, एक पेन पेपर लूंगी और सोचूंगी कि मुझे कैसे क्या करना है, कब से शुरू करना है, किस जगह पे शुरू करना है, सामान कहां से लाना है, ये सारी चीजें पहले मैं सोचूंगी। और मुझे इस बिजनेस से क्या चाहिए, मेरा गोल क्या है, वो भी मैं सोचूंगी, राइट? और उसे क्या करूंगी, एक पेन पेपर पे लिखूंगी। यही करूंगी। एक बार मेरा ये काम खत्म हो गया, उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसके बाद मैं सामान अरेंज करना शुरू करूंगी। अब पानीपुरी का बिजनेस खोलना है तो सबसे पहले मुझे स्टॉल लेके आना पड़ेगा कहीं से, बहुत सारे यूटेंसिल्स लेके आने पड़ेंगे, मतलब बर्तन लेके आने पड़ेंगे। उसके अलावा मुझे जैसे आलू वगैरह रहता है तो वो, प्लस मसाले वगैरह रहते हैं वो सब, ये सारा सामान लेके आना पड़ेगा। और जितना और एक्स्ट्रा सामान हो सकता है वो सब अरेंज करना पड़ेगा, राइट?
और ना सिर्फ मैं ये सारा सामान लाऊंगी, बल्कि इन्हें स्टॉल पे कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है, उसकी जगह भी डिसाइड करूंगी। राइट? करूंगी कि नहीं? अब मैंने ये भी कर लिया, मतलब सामान वगैरह भी ले आया। इसके बाद मैं क्या करूंगी? इसके बाद अगर मुझे लगता है कि यार मैं अकेले तो सबको पानी पूरी नहीं खिला पाऊंगी, क्योंकि हो सकता है मैं जहां पे स्टॉल लगाने के बारे में सोच रही हूँ वहां पे ज्यादा क्राउड आ जाए, मैं अकेले कैसे मैनेज करूंगी? और जब भी हम किसी भी पानी पूरी स्टॉल पे जाते हैं, 5 मिनट से ज्यादा अगर हमें वेट करने को मिल जाए तो हम लोग बहुत बौखला जाते हैं कि अरे जल्दी करो ना अंकल, हमें भी तो खाना है। हम दूसरों को ताड़ने लग जाते हैं कि यार जल्दी खा लेना यार, मेरा नंबर भी तो आने दे। राइट? तो ऐसे में मैं अकेले तो खिलाना अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? मैं यहाँ पे अपने साथ एक छोटू रखने के बारे में सोचूंगी कि चलो एक छोटू हायर कर लेंगे, इधर मैं खिलाऊंगी, उधर वो खिलाएगा, काम चल जाएगा हमारा। इसके बाद क्या करूंगी? इसके बाद किसी दिन अगर मैं लेट हो जाती हूँ स्टॉल पे जाने में, और बाद में जाके मैं देखती हूँ कि छोटू तो बढ़िया तरीके से काम ही नहीं कर रहा, फोन पे लगा हुआ है, बैठा हुआ है, और मैं जाके उससे पूछती हूँ क्यों छोटू, पानी पूरी क्यों नहीं खिला रहे तुम लोगों को? लोग बैठ के वेट कर रहे हैं वहां पे और तुम फोन पे लगे हो यहाँ पे। तो छोटू बोलेगा कि मैम मेरा मन नहीं हो रहा था आज खिलाने का, मैं त्रस्त हो चुका हूँ, मेरा मन नहीं करता अब ये काम करने का, जैसा मुझे फील हो रहा था इनिशियली। राइट? तो मैंने बोला नहीं छोटू, तुम गलत जा रहे हो, तुम्हें अभी सही जाने की जरूरत है। देखो तुम्हारा पूरा घर तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, तुम्हारी इनकम पे डिपेंडेंट है, तो तुम ऐसे हार नहीं मान सकते हो, तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा छोटू, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। राइट? तो मैं उसको बोल के कुछ चीजें थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ। और दूसरा, अगर वो कभी खाना वगैरह खिला भी रहा होगा लोगों को, तो मैं नजर रखूंगी दूर से कि ढंग से खिला रहा है, ढंग से पानी डाल रहा है, एक्स्ट्रा पानी तो नहीं दे रहा लड़कियों को देख के। राइट? कुछ करते हैं ना, एक्स्ट्रा पूरी तो नहीं बांट रहा है ऐसे फ्री में, तो मैं वो सारी नजर रखूंगी उस पर। राइट? चलो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? छोटू पे नजर रखेंगे और छोटू को जब भी जरूरत होगी मोटिवेट वगैरह कर देंगे थोड़ा सा। एंड लास्ट में हम क्या करेंगे? लास्ट में हम ये देखेंगे कि जो हमने गोल सेट किया था कि हमें दिन की 100 पानीपुरी की प्लेट्स तो बेचनी ही बेचनी है, क्या उतनी प्लेट्स हम बेच पा रहे हैं कि नहीं बेच पा रहे? मतलब जो गोल हमने डिसाइड किया था, जो सपना हमने लिया था अपने पानीपुरी स्टॉल से रिलेटेड, क्या वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये मेक श्योर करेंगे। राइट? सो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी अगर हमें एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करना है तो। अब हमारे बिजनेस की लैंग्वेज में ना इन सारी एक्टिविटीज के लिए एक नाम डिसाइड किया गया है। मैं वन बाय वन आपको वो सारे नाम बता देती हूँ, बट बिफोर दैट लेट मी चूज एक अच्छा सा पेन जो यहाँ पे आपको अच्छे से दिखे भी। चलिए दिस वन। देखिए, जब पायल मैम पेन पेपर लेके बैठेगी और सोचेगी कि भविष्य में करना क्या है, एडवांस में सोच रही है। जब भी हम भविष्य में क्या होने वाला है, हम क्या करने वाले हैं, एडवांस में सोचते हैं, तो उसे हम क्या बुलाते हैं? उसे हम बुलाते हैं प्लानिंग। तो सबसे पहले पायल मैम क्या करेंगी? प्लानिंग करेंगी कि कौन सी चीज कैसी होनी चाहिए। उसके बाद एक बार प्लानिंग हो जाए तो हम सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, उसे अरेंज करना शुरू कर देते हैं, उसे ऑर्गेनाइज्ड वे में ले आते हैं। तो इससे हम बिजनेस की लैंग्वेज में बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। एंड देन हम सोचते हैं कि चलो कोई अगर असिस्टेंट हमारा आ जाए, कोई हेल्पर आ जाए, किसी और को हमें लाने की जरूरत है साथ, तो उसको लाते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टाफिंग। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? स्टाफ हायर कर रहे हैं और उसको सिखा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं उससे रिलेटेड। एंड देन उसके बाद हम उस पर नजर रखते हैं, उसको जब जरूरत पड़ती है लीड करते हैं, जब जरूरत पड़ती है मोटिवेट करते हैं। तो इसे बिजनेस की लैंग्वेज में बोलते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्ट करना, किसी को दिशा दिखाना, पथ दिखाना, डायरेक्ट करना, इसे डायरेक्टिंग बोला जाता है। और लास्ट हम क्या करते हैं? हम देखते हैं जो हमने सोचा था क्या हमने वो अचीव किया कि नहीं किया, तो उसे बिजनेस की लैंग्वेज में बोला जाता है कंट्रोलिंग। बोले तो जो हमने सोचा था और जो हमने अचीव किया है, दोनों को कंपेयर करना। जैसे तुम लोगों ने 11वीं कक्षा में सोचा होगा कि हमें 90% लाना है, ये तुम्हारा गोल था, बट जब पेपर मतलब पास करे और सब कुछ किया, रिजल्ट आया, तो पता चला 80% ही आए हैं। तो 90 सोचा था, 80% आए हैं, दोनों में कितने का गैप है? 10% का गैप है। तो ये चीज आपको कहाँ पता चलेगी? ये चीज आपको कंट्रोलिंग में पता चलेगी, जहां पे आप अपना गोल और जो आपने अचीव किया है दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों में देखेंगे कितना डिफरेंस है, कितना गैप है, कितना एक दूसरे से वो अलग है। ठीक है? तो 100 प्लेट का अगर सपना सोचा था, अगर मान लो 80 प्लेट कमा पाए हो, मतलब 20 प्लेट्स का गैप है, या फिर 110 प्लेट्स
आपने बेच दी, तो मतलब 10 प्लेट्स आपने एक्स्ट्रा बेची है अपने गोल के, जो भी आपने डिसाइड किया था उसके बेसिस पे, राइट। सो ये होता है हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, बिजनेस की लैंग्वेज में। और इसको अगर हम साथ में ले आते हैं, मतलब इसे हम एक पूरी प्रोसेस बना देते हैं जिसमें प्लानिंग होता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग होता है, उसके बाद स्टाफिंग होता है, उसके बाद डायरेक्टिंग होता है, उसके बाद कंट्रोलिंग होता है, फिर से प्लानिंग शुरू हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस। यस, मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को इतने बढ़िया तरीके से हासिल करना, अपने गोल को इतने बढ़िया तरीके से हासिल करना ताकि हमारा कम से कम उसमें पैसा लगे, कम से कम टाइम लगे और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। तो एक प्रोसेस करनी पड़ती है आपको मैनेजमेंट के लिए, और वो पूरी प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है, जो कि आपकी बुक में एंड में दी होगी, बट मैंने मैनेजमेंट का मतलब समझाने के लिए ही उस प्रोसेस को इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे भी स्लाइड से कि इसमें क्या एक्सप्लेनेशन लिखना चाहिए, बट बिफोर दैट ये समझ लीजिए, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही हम मैनेजमेंट बोलते हैं। नॉर्मल शब्दों में बोलूं तो किसी भी चीज को मैनेज करना, ठीक है। आप घर में 10 काम करते होंगे, आपके मम्मी पापा घर में 10 काम करते होंगे, पापा शायद बाहर जाके भी 10 काम करते होंगे, मम्मी भी शायद बाहर जाके 10 काम करते होंगे, तो वो सारी चीजें अच्छे तरीके से हो, कम पैसे में हो, जल्दी से जल्दी हो जाए, ये मेक श्योर करना आपका मैनेजमेंट कहलाया जाता है, ठीक है। और उसके लिए यही प्रक्रिया लगती है जो मैंने आपको समझाई है यहाँ पे। तो आइए एक बार मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हेयर दे से, अच्छा ये वाला भी एक बार एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे पायल मैम पूरा प्लान रेडी कर रही थी, उसके बाद उन्होंने क्या किया, रिसोर्सेज गैदर करे, उसके बाद उन्होंने एक छोटू हायर किया, उसके बाद छोटू के साथ मिलकर काम कर रही थी, बट बीच में जहां पे छोटू को गाइडेंस की जरूरत पड़ रही थी, जहां पे सुपरविजन की जरूरत पड़ रही थी, लीडरशिप की जरूरत पड़ रही थी, वहां पे वो किया। एंड लास्ट में चेक किया कि क्या पानीपुरी ने अपने, मतलब जो स्टॉल था उसने अपने सारे गोल्स पूरे कर लिए हैं या फिर बाकी हैं। ओके, चलिए इसके बाद ये बोलते हैं, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। जो जो मैंने आपको बताया बस वही सब लिखा हुआ है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो मेन दिक्कत बच्चों को जाती है वो ये होती है कि मैम नोट्स कैसे बनाएं और आंसर राइटिंग कैसे करें। तो बेटा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैंने मेक श्योर किया है इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हो, प्लस अगर हम पेपर में उसे लिखते हैं तो अच्छे मार्क्स आए, वैसा लिखा है, ठीक है। तो आप सेम भी कॉपी करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आंसर राइटिंग भी हो जाएगी। वैसे तो आई जनरली प्रेफर बच्चे अपने नोट्स खुद बनाएं, यहाँ से पढ़ो, मैंने जो बोला है वो समझो और दोनों को मिक्स करके बनाओ। बट अगर नहीं बन पा रहे हैं तो ये स्लाइड्स आप एज इट इज फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलो, सो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, एक्चुएटिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है, और इससे हम मेक श्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो सके और उसमें कोऑर्डिनेशन भी हो। कोऑर्डिनेशन क्या होता है मैम, तो वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी आपको, लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, ठीक है। तो इसके बाद ये कैसे होना चाहिए, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में होने चाहिए। दो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कम पैसे में और जल्दी से जल्दी होना चाहिए आपका सारा काम, बट फिर भी हम इफेक्टिव का क्या मतलब होता है और एफिशिएंट का क्या मतलब होता है वो डिटेल्ड वे में समझने वाले हैं, जस्ट हमारा नेक्स्ट ही टॉपिक है। ओके, मैनेजमेंट हैज देयरफॉर बीन डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जो गोल्स आपने सोचे हुए हैं उन्हें अचीव करना, वो भी कैसे, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब बेटा ये जो दो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि किसका मतलब इफेक्टिव होता है, किसका मतलब एफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे हम दो एग्जांपल्स देंगे दोनों को समझने के लिए, और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं प्रैक्टिकल नेचर के, केस बेस्ड क्वेश्चंस, तो अच्छे से ही समझिएगा इसे। ओके, चलो आ जाओ। इफेक्टिव और एफिशिएंट को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे गन्ने के जूस का, शुगर केन जूस जिसे हम बोलते हैं उसका, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं इफेक्टिव के बारे में। ऐसे इमेजिन करिए ये आप हैं और आप जा रहे हैं एक ट्रेन जर्नी पे, किसके साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ, जिसमें 15 मेंबर्स हैं। सो आप एक ट्रेन जर्नी पे जा रहे हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ जिसमें टोटल 15 मेंबर्स हैं। आपकी ट्रेन का समय है रात के 10 बजे। आपकी पूरी फैमिली को ना बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी और किसी का भी पानी पीने का मन नहीं था। आपने वहीं पे एक गन्ने का स्टॉल देखा, मतलब गन्ने के जूस का स्टॉल देखा।
इस टाइम समय हुआ था 9:40। कितना समय हुआ था? 9:40 हुआ था रात का, और आपकी ट्रेन का टाइम था 10 बजे का। आपने गन्ने के जूस का स्टॉल देखा, आप फट से भैया के पास गए, आपने भैया को बोला भैया भैया 10 बजे मेरी ट्रेन है, यहां से स्टेशन 10 मिनट लगेंगे मुझे, तो क्या आप मुझे 9:50 तक 15 ग्लास जूस पैक करके दे सकते हैं? क्या हो रहा है समझिए थोड़ा सा। ट्रेन जर्नी है, 15 लोग जा रहे हैं, 10 बजे की आपकी ट्रेन है, पॉइंट पे है, मतलब लेट नहीं हुई है आपकी ट्रेन, ठीक है। आप सबको प्यास लगी है, सबने सोचा पानी नहीं पीते, गन्ने का जूस पीते हैं, और आप गन्ने के जूस के स्टॉल पे गए हो 9:40 पे, मतलब 9:40 पे। आपके पास टोटल 20 मिनट बचे हैं, जितना ट्रेन में आने में समय लगेगा। आपने स्टॉल वाले को बोला कि मुझे स्टेशन पहुंचने में यहां से 10 मिनट लगेंगे, क्या 10 मिनट में तू मुझे 15 ग्लास गन्ने का जूस पैक करके दे सकता है? उसने बोला भैया ट्राई कर सकता हूं, ठीक है। उसने बोला भैया ट्राई कर सकता हूं। अब अगर गन्ने के जूस वाला जो भैया है वो 10 मिनट में तुम्हें 15 ग्लास जूस पैक करके दे देता है, मतलब उसने समय से अपना काम पूरा कर लिया है, तो वो कहलाया जाएगा इफेक्टिव। क्या समझे? अगर जो काम आपको दिया जाता है, जो डेडलाइन आपको दी जाती है, उसे आप मीट कर लेते हैं, आप उतने ही समय में अपना काम कंप्लीट कर देते हैं, आप अपना गोल कंप्लीट कर देते हो जो आपने टाइम उसको दिया हुआ था उसके अंदर अंदर, तो कहलाए जाते हो आप इफेक्टिव। और अगर ये भैया 10 मिनट में 15 ग्लास जूस नहीं रेडी कर पाएंगे तो ये इफेक्टिव नहीं कहलाए जाएंगे। तो अगर आपको मैनेजमेंट अच्छी करनी है, अच्छा मैनेजर बनना है, तो आपको इफेक्टिव होना ही होना पड़ेगा। आई बात समझ में? चलो इसी बात पे समझते हैं हम एफिशिएंट को। आपने कभी गन्ने वाले भैया को, मतलब जूस वाले भैया को जूस बनाते हुए देखा है? मैंने बहुत बार देखा है, बड़ा मजा आता है भैया। कई बार तो मन करता है खुद भी उनके साथ लग जाओ ये काम करने में। वो क्या करते हैं, एक गन्ना लेते हैं, उसे मशीन में डालते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मैं बोलूंगी एक बार यूट्यूब पे जाके पहले जरूर चेक करना, मतलब वो देखने में मजा ही अलग आ जाएगा और एग्जाम्पल और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो वो लोग क्या करते हैं, उनके पास मशीन होती है जो कि दबाने का काम करती है गन्ने को, तभी जूस निकलता है, ठीक है। तो वो मशीन है, उसमें से वो गन्ना पास कराते हैं, ठीक है। एक बार पास कराएंगे, थोड़ा सा जूस नीचे गिरेगा, ठीक है, नीचे गिरेगा एज इन जो यूटेंसिल उन्होंने रखा होगा उसमें जाएगा। फिर वो सेम गन्ना निकालेंगे, उसे फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करके फिर से मशीन में डालेंगे, ठीक है। फिर उसमें से कुछ जूस निकलेगा, फिर उसको वो 3 बार फोल्ड करेंगे, फिर वो मशीन में डालेंगे, फिर उसमें से जूस निकलेगा, फिर वो 4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, 6 बार करेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक बेचारा गन्ने का जूस निकल निकल के गन्ना परेशान नहीं हो जाता कि भाई अब और नहीं हो पाएगा, प्लीज मुझे छोड़ दे, ठीक है। तब तक वो ये काम करते रहते हैं। कुछ लोग तो मतलब 4-4 5-5 ऐसे फोल्ड करके अपने पास रखते हैं और फिर एक बार उसको साथ में निकालते हैं ताकि एक बूंद भी अगर बचा हो तो वो भी निकल जाए। अब यहां पे ये जो गन्ने वाले भैया हैं वो क्या कर रहे हैं, सोच के देखा है? वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम गन्ने में ज्यादा से ज्यादा जूस निकले। बोले तो कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट डिराइव हो। इनपुट का मतलब क्या होता है, जो चीज हम डालते हैं, ठीक है। और आउटपुट का मतलब क्या होता है, जो चीज निकलती है। तो गन्ना डालते हैं, गन्ने का जूस निकलता है, तो गन्ना डालना इनपुट होगा, जूस निकलना आउटपुट होगा। तो कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट अगर निकालोगे आप, तो आप कहलाए जाओगे एफिशिएंट। बोले तो कम पैसे में या कम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट निकालना, डिराइव करना, हमारा क्या कहलाया जाता है, एफिशिएंसी कहलाई जाती है। तो जो बंदा ये कर लेगा वो क्या कहलाया जाएगा, एफिशिएंट कहलाया जाएगा, और जो बंदा ये कर नहीं पाएगा वो क्या कहलाया जाएगा, इनएफिशिएंट कहलाया जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको इसलिए एग्जाम्पल्स दिए हैं ताकि अगर आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाओ। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक एक इंसान था, उसने मीटिंग अटेंड करी, उसको मीटिंग में बोला गया कि तुझे प्रेजेंटेशन तैयार करनी है 4 बजे तक, लेकिन वो 4 बजे तक प्रेजेंटेशन नहीं दे पाया। या फिर एक सप्लायर था, उसको बोला था माल डिलीवर करना है रात के 10 बजे तक, लेकिन वो 10 बजे तक नहीं डिलीवर कर पाया, 10:10 पे उसने डिलीवर किया। तो भैया 10 बजे के बाद वो 1 मिनट भी बाद डिलीवर करेगा सामान, तो वो
इनइफेक्टिव ही कहलाया जाएगा, ठीक है। और अगर उसने 2 रुपए भी एक्स्ट्रा स्पेंड कर दिए, 2 रुपए भी एक्स्ट्रा वेस्ट कर दिए, तो वो इनएफिशिएंट कहलाया जाएगा। सो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने की जाना इस वाले पार्ट से, ओके। एंड आई होप आपको इफेक्टिव और एफिशिएंट का मतलब समझ में आ गया होगा। और अगर आ गया है ना, तो बेटा मैं चाहती हूँ एक बार कॉमेंट सेक्शन में ना तुम बढ़िया सा एक और एग्जाम्पल दे दो, इफेक्टिव का भी और एफिशिएंट का भी, अपने लाइफ के बेसिस पे, जो भी तुमने देखा है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ, बच्चों को वाकई में समझ में आया है। चलिए अब क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। ये बोलते हैं बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली बेसिकली मींस फिनिशिंग द गिवन टास्क। जो भी टास्क आपको दिया गया है उसे कंप्लीट करना, और वो भी कितना टाइम पे कंप्लीट करना, आपका क्या कहलाया जाता है, इफेक्टिवनेस कहलाई जाती है। सो आपको ना सिर्फ टास्क कंप्लीट करना है बल्कि टाइम पे भी कंप्लीट करना है। देखो, अब गन्ने वाले भैया जूस बना लेते, ठीक है, जूस तो वो वैसे ही बना लेते ना 15 ग्लास, राइट, पर वो 10 बजे से पहले बनाना था, 9:50 से पहले बनाना था, वो मेन था। तो टास्क भी कंप्लीट करो और वो टाइम पे भी करो, दोनों चीजें मैटर करती है यहाँ पे। नेक्स्ट दे से effectiveness in management is concerned with doing the right task, completing activities and achieving goals। जो टास्क आपको दिया हुआ है वो करो कंप्लीट, एंड जो गोल्स आपको अचीव करने हैं उसे अचीव करो, तो आप इफेक्टिव कहलाए जाओगे। दूसरा, एफिशिएंसी में ये क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी में दे से एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। कम से कम पैसे में जब तुम ज्यादा से ज्यादा काम करके दिखाते हो तो तुम क्या कहलाए जाते हो, एफिशिएंट कहलाए जाते हो। देयर इज अ काइंड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व्ड एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इनपुट्स एंड आउटपुट्स का रिलेशनशिप यहाँ पे देखा जाता है। कम इनपुट्स में ज्यादा आउटपुट डिराइव करो, कॉस्ट बेनिफिट मतलब कॉस्ट कम लगनी चाहिए, बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए, मतलब आपके कम पैसे लगे लेकिन मुनाफा आपको ज्यादा हो, तब आप क्या कहलाए जाओगे, तब आप कहलाए जाओगे एफिशिएंट, ठीक है। तो आई यहां से बात आपको समझ में। अब जो हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, दोनों ही डेफिनेशन में मेंशन किया हुआ था कि कोई भी टास्क अगर आपको कंप्लीट करना है तो वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली दोनों ही होना चाहिए। तो एक इंसान जो इफेक्टिव भी हो, एफिशिएंट भी हो अपने टास्क कंप्लीट करने में, पूरी प्रोसेस लगा के अपना टास्क कंप्लीट करे बढ़िया तरीके से, वही अच्छा मैनेजर कहलाया जाएगा। सो मैनेजमेंट के लिए ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। इनमें से एक भी मिसिंग होगी ना तो मैनेजमेंट अच्छा नहीं कहलाया जाएगा, ओके। चलिए आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे। ये टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। पहले तो इन्होंने मीनिंग ही बता दिया है जो कि सेम आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो पहले अपन ने पढ़ा है। उसके बाद फोकस कहाँ होता है, ये बोलते हैं इफेक्टिवनेस का जो फोकस होता है वो टास्क को कंप्लीट करने पे होता है सही से, ठीक है। और हमारा एफिशिएंसी का जो फोकस होता है वो होता है कम कॉस्ट में काम कंप्लीट करना, ठीक है। ये सेम कॉपी हो गया है बट आप क्या करेंगे उसे चेंज कर लेंगे। कम कॉस्ट में काम कंप्लीट करना, कम से कम आपका इनपुट लगे उतने में काम कंप्लीट करना आपका एफिशिएंसी कहलाया जाता है, ओके। सो बस ये मेक श्योर करना कि वेस्टेज नहीं हो रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो बिना वेस्टेज के, वो हमारा कहलाया जाता है एफिशिएंसी, ओके। और जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैनेजमेंट के लिए दोनों ही चीजें रिक्वायर्ड होती है, एफिशिएंट होना भी, इफेक्टिव होना भी। अगर एक इंसान इफेक्टिव है लेकिन वो एफिशिएंट नहीं है, वो अच्छा मैनेजर नहीं बन सकता, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। क्या अब हम वापस आ सकते हैं मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट पे। क्या पढ़ा हमने मैनेजमेंट के बारे में, हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है। और ये सब हम करते हैं ताकि हम हमारे गोल को अचीव कर सके, जो सपना हमने देखा है अपने लिए उसे हम पूरा कर सके। और वो भी कैसे कर सके मैम, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में, टाइमली और कम से कम इनपुट्स के साथ। तो जब भी आप मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिख रहे होंगे पेपर में या नोट्स में, मेक श्योर करिएगा ये 3 चीजें वहां पे जरूर मेंशन हो। ये आपके कीवर्ड्स हैं। मैं आपको पूरा चैप्टर जब पढ़ाऊंगी तो मैं कुछ वर्ड्स को हाईलाइट करवाऊंगी जो कीवर्ड्स रहेंगे, जो अगर आपकी आंसर राइटिंग में होंगे पेपर जब आप लिख रहे होंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अंडरस्टूड? सो मैनेजमेंट की डेफिनेशन में ये 3 कीवर्ड्स हैं जो आप जरूर लिखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी हमने प्रोसेस पढ़ी है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की, इसी को ही बुक से एक बार देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, पहली बात तो इसे बुक में लिखा हुआ है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के नाम से। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं जो आपको करने पड़ते हैं। अब प्लानिंग में क्या होता है, आइए देख लेते हैं। हाईलाइट कर रही हूँ कीवर्ड्स को, अपनी बुक में भी कर लेना। इट सेज प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ डिटरमिनिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट। पहले से ही सोच के रखना क्या करना है, किसने करना है, कब करना है। फर्स्ट से अगर आपको गोवा पे जाना है, मतलब गोवा के लिए जाना है, ठीक है, गोवा ट्रिप पे जाना है, तो आप पहले से सोच के रखोगे ना गोवा में क्या क्या एक्सप्लोर करना है, गोवा में कौन कौन से कपड़े पहनेंगे, गोवा में कौन कौन सा खाना खाएंगे, राइट। तो ये पहले से सोच के रखना। अभी आपने वो सब चीजें देखी नहीं है, अभी वो सब चीजें हुई नहीं है, एडवांस में ही आप उसकी प्रेपरेशन करके रख रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं प्लानिंग। This implies setting goals in advance and developing a way of achieving them effectively and efficiently. पहले से ही अपने goals decide कर लेना। मेरा गोवा ट्रिप कैसा होना चाहिए, बहुत ही शानदार होना चाहिए, मजे आने चाहिए वहां पे मुझे, मैं जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करके आऊं, जितनी बीचेस हो सके उतनी देख के आऊं। ये आपने अपना गोल सेट किया है। अब वाकई में आप वो अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो तो बात की स्टोरी है, राइट। चलिए, so planning cannot prevent problems, but it can predict them and prepare contingency plans to deal with them if and when they occur. जैसे अभी मैंने आपको बोला गोवा में मैक्सिमम बीचेस एक्सप्लोर करके आऊं, तुम वहां पे गए, तुम्हें पता लगा 4 बीचेस तो बंद हो गई हैं क्योंकि कोई एक्सीडेंट हुआ था वहां पे। अब तुमने जो सोचा था और तुमने जो अचीव किया है दोनों डिफरेंट हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम प्लान बनाओगे तो वो हमेशा सक्सेसफुल होगा। ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है, हम प्लानिंग तो करते हैं, हम प्रॉब्लम से पहले ही प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं और उसका निवारण सोच लेते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, वो हो सकता है भाई, क्योंकि फ्यूचर नहीं पता किसको क्या हो जाए क्या नहीं हो। सो उस चीज की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप मेंटली प्रिपेयर्ड होगे, उस चीज की गारंटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, organizing. Organizing is the management function of assigning duties, grouping tasks and establishing authority and allocating resources required to carry out a specific plan. अच्छा, मैंने जो एग्जांपल आपको दिया था वहां पे मैंने सिर्फ रिसोर्सेज के बारे में बात करी थी कि रिसोर्सेज को अरेंज करना, कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो सब डिसाइड करना हमारा ऑर्गेनाइजिंग कहलाया जाता है। लेकिन बेटा ऑर्गेनाइजिंग में सिर्फ इतना नहीं होता, ऑर्गेनाइजिंग में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि जो छोटू मैं हायर करूंगी वो मेरे लिए जूनियर होगा और मैं क्या होंगी, उसके लिए सीनियर होंगी। ये जो हमने पोजीशन डिसाइड की है ये भी हम ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करते हैं। ठीक है, बाकी हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ेंगे आगे जाके जिसमें आप डिटेल्ड में समझेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग में कितनी सारी चीजें आती हैं। अभी फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि ऑर्गेनाइजिंग बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें ड्यूटीज भी आप असाइन करोगे, किसको क्या काम करना है क्या नहीं करना है। आप जितने भी टास्क होते हैं उसको भी ग्रुप करोगे कि ये सिमिलर नेचर के टास्क है, इनको अलग रख दो, ये सिमिलर नेचर के टास्क है, इनको अलग रख दो। उसके बाद अथॉरिटी किसकी ज्यादा होगी, मतलब पावर किसके पास ज्यादा रहेगी। आई वाज द ऑनर की तो पावर ज्यादा मेरे पास रहेगी, वो छोटू मेरा हेल्पर था तो पावर उसके पास कम रहेगी। ये सारा डिसाइड करना भी यहाँ पे आता है। ठीक है, और रिसोर्सेज तो एलोकेट करना आते ही आते हैं, रिसोर्सेज को अरेंज करना तो आता ही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग सिंपली स्टेटेड इज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। भाई देखो, अगर मानो मैं पानीपुरी स्टॉल के लिए एक ऐसा बच्चा ढूंढ के लाई हूं जो बहुत ही डम है, जिसको समझ ही नहीं आता सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या करने के लिए कह रहा है, वो समझ ही नहीं आता, तो क्या वो मेरी हेल्प कर पाएगा? सोच के देखिए। या फिर वो बच्चा इतना नॉटी है, उसे कुछ बोलो वो उसका उल्टा ही करता है। कोई इंसान बोले मुझे मिर्ची कम वाला पानीपुरी खिलाना, वो ज्यादा मिर्ची डाल के उसको खिला दे क्योंकि ही इज नॉटी, उसको शरारत करनी है। तो क्या तुम्हारा पानीपुरी स्टैंड अच्छे से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो स्टाफिंग में हम ये मेक श्योर करते हैं कि जो भी बंदा हम हायर करके ला रहे हैं, जो भी छोटू हम हायर कर रहे हैं अपनी हेल्प के लिए, वो अच्छा हो उस पोजिशन के लिए, वो सही इंसान होना चाहिए उस पोजिशन के लिए। तो राइट इंसान राइट जॉब पे बिठाना स्टाफिंग कहलाया जाता है। सही इंसान सही पोजीशन पे सही टाइम पे बिठाना स्टाफिंग कहलाया जाता है। A very important aspect of management is to make sure that the right people with the right qualification are available at the right places and times to accomplish the goals of the organization. अगर तुम्हें चाहिए तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया चले, उसके सारे गोल्स कंप्लीट हो, तो उसके लिए ये जरूर मेक श्योर करना कि जो भी लोग तुम हायर कर रहे हो वो ढंग के होने चाहिए। अब मुझे बताओ, यहाँ पे जैसे पीडब्ल्यू में टीचर्स हायर किए जाते हैं, ठीक है, अब टीचर्स पढ़ाने के लिए हायर किए जाते हैं, तो हमें क्या चाहिए? बेस्ट से बेस्ट टीचर आए। लेकिन कोई ऐसे टीचर की हायरिंग हो जाए जो अच्छा पढ़ाता ही नहीं है,
तो क्या पीडब्ल्यू चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, उस सेगमेंट में तो एटलीस्ट नहीं चल पाएगा। इसलिए जब भी आप किसी इंसान को हायर करके लाते हो स्टाफिंग के अंडर, यू ऑलवेज मेक श्योर कि वो इंसान परफेक्ट होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए अपनी पोजीशन के लिए। ओके, अंडरस्टूड। चलिए आगे है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में आती है 4 चीजें टोटल, मैं एक एक करके आपको बता देती हूं। पहला आता है लीडरशिप। यहां पे आप एक लीडर बनते हैं और बाकी सबको लीड करते हो फॉलोवर बना के, मतलब बाकी सबको आप सिखाओगे कि कैसे कहां किस दिशा में जाना है। इसके बाद इसमें आता है मोटिवेशन। बोले तो लोगों को मोटिवेट करना, उन्हें जब भी वो थक हार गए हैं, जब भी उनको लग रहा है उनसे नहीं हो पाएगा, उन्हें ये समझाना, ये सिखाना, उनके अंदर एनर्जी भरना कि नहीं तुम कर सकते हो। ठीक है, जैसे अक्सर टीचर्स करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट जब भी हार मान जाते हैं कि यार मैम बोर्ड्स का प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, नहीं हो पा रहा हमसे, तो ऐसे में टीचर क्या करता है, बच्चे को समझाते हैं नहीं तुम कर सकते हो। तो बच्चे के अंदर एक अलग एनर्जी आ जाती है ना, उसको लगता है कि नहीं यार मैम ने बोला है, मैम ने कुछ देख के ही बोला होगा मेरे अंदर, तो मैं कर सकता हूं। तो बस वही मोटिवेशन कहलाया जाता है। उसके बाद आता है सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब होता है ऊपर से नजर रखना। वो कैमरास के लिए ऐड आती है ना, ऊपर वाला सब देख रहा है, तो बस वो ऊपर वाला कौन है, हमारा मैनेजर है जो बैठ के हमारे सारे काम देख रहा है। जो भी कर्म कांड हम कर रहे हैं वो सारे रिकॉर्ड कर रहे हैं कि भाई अब तुम पिटने वाले हो, अब तुम गलत काम कर रहे हो। ठीक है, तो सुपरविजन में आप क्या करते हो, ऊपर से नजर रखते हो। एंड लास्ट इसमें आ जाता है हमारा, कहां लिखूं, यहां पे लिखूं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, बातचीत करना, अपनी बात सामने वाले तक ना सिर्फ पहुंचाना बल्कि ये मेक श्योर करना कि उसे समझ भी आ रही हो वो चीज। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। जैसे अभी यहाँ पे पायल मैम ट्राई कर रही हैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाने की, ठीक है, जिसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मुंह का इस्तेमाल कर रही हूँ, जुबान का इस्तेमाल कर रही हूँ, वर्बल कम्युनिकेशन एंड हैंड जेस्टर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, और ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि मैं जो तुम्हें समझाना चाह रही हूँ वो सिर्फ तुम तक पहुंचे नहीं, तुम्हें समझ में भी आए। अगर वो समझ में आएगा तुम्हें तो वो होगा कम्युनिकेशन, अगर वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो वो नहीं होगा कम्युनिकेशन। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो कि ये क्या कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, सो 4 चीजें होती हैं डायरेक्टिंग में, मोटिवेशन, लीडरशिप, सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन। इन चारों को मिलके बनता है डायरेक्टिंग। ठीक है, तो जब भी आपको इन सब चीजों की नीड पड़ती है, जब भी आप बीइंग अ मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में ये चारों काम करते हो, तो आप कहलाए जाते हो कि आप डायरेक्टिंग कर रहे हो। दिस रिक्वायर्स एस्टेब्लिशिंग एटमॉस्फेयर दैट, ये आप खुद से पढ़िएगा एक बार। ओके, यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स लिख दिए हैं, सुपरविजन और हमारा जो कम्युनिकेशन है वो मेंशन नहीं है, आप चाहें तो साथ में मेंशन कर लेना। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो गोल तुमने सोचे थे, जो सपने तुमने सोचे थे और जो तुमने अचीव किया है, दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे, ये मेक श्योर करना आपके कंट्रोलिंग का पार्ट होता है। आ गई बात समझ में? सो यहाँ पे हमारे सारे फंक्शंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे हम स्टैंडर्ड्स मैच करते हैं किसके साथ, करंट परफॉर्मेंस के साथ, ताकि पता चल सके डेविएशन हुई है कि नहीं हुई है। मैम ये डेविएशन क्या होती है, तो पहली बार सुना है। तो बेटा ऐसे मानो तुमने सोचा था मेरे 11th में 98% आएंगे, तुम्हारे आए 95%, ये 3 का जो गैप है ना, 3% जो तुम रह गए हो, जो तुम 3% कम लाए हैं फालतू मस्ती करने के चक्कर में दोस्तों के साथ, बस उसी को हम बोलते हैं डेविएशन। डेविएट होना, पट पट नहीं, पथ पथ भटकना, मतलब जिस राह पे तुम्हें चलना था उस राह पे नहीं चल के तुम किसी और राह पे निकल गए, तो उसे हम बोलते हैं डेविएशन। ठीक है, रास्ता भटक जाना, तो ये 3% तुम भटके हो ना, उसी को ही डेविएशन बुलाया जाता है कंट्रोलिंग की लैंग्वेज में। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और एक एक पॉइंट को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, और उसे आपको याद भी रखना है। क्यों याद रखना है वो समझ लीजिए। देखिए ये जो पूरी बुक है ना आपकी मैनेजमेंट की, इसमें फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन है, सेकंड प्रिंसिपल्स के बारे में, थर्ड से जो भी हमने फंक्शंस पढ़े ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सर्विंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वही सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो उन सब के भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे और वो कैरेक्टरिस्टिक्स मैक्सिमम इन कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करते हैं। तो अगर आपने उन्हें यहाँ पे सीख लिया ना, तो उसके बाद बाकी सारे चैप्टर्स में आपको दोबारा पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे, आपको वो ऐसे ही याद हो जाएंगे क्योंकि आपको उनका मतलब पता होगा। ठीक है, तो एक बार की मेहनत है, बढ़िया तरीके से कर लो ताकि हमेशा के लिए साथ आए। ओके, चलो आ जाओ।
जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 7 लिखे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, परवेसिव वर्ड हो सकता है आपने पहले कभी नहीं सुना हो। इट इज मल्टी डायमेंशनल, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज इनटैंजिबल, इट इज डायनेमिक फंक्शन और इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें बोली गई हैं, जिनमें से कुछ हो सकता है आपने पहले सुनी हो, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो आपने नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो अच्छे से सीख लीजिए इन सब के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन, जो कि बोलता है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। क्या मतलब है इसका? देखो, जब से हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, हम एक चीज पढ़ रहे हैं कि कोई भी इंसान मैनेजमेंट की प्रोसेस करता है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ताकि वो गोल को अचीव कर सके। हर बार यही पढ़ा है और मैंने आपको बोला भी है कि गोल अचीव करना एक कीवर्ड है, राइट? तो यहां से हमें थोड़ा सा आइडिया तो लग ही गया होगा कि कोई भी इंसान मैनेजमेंट क्यों करता है। किसी भी इंसान को कोई भी काम मैनेज करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भाई इसलिए पड़ती है ताकि जो गोल्स उसने सोचे हुए हैं, जो सपने उसने सोचे हुए हैं, जो एम उसने डिसाइड किए हुए अपने लिए, वो उन्हें अचीव कर सके। तुम अच्छे से क्यों पढ़ रहे हो? तुम अच्छे से टाइम टेबल बना के क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? क्यों तुम अपने टाइम को मैनेज कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो ना, ताकि तुम्हारे बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आए, राइट? तो तुम्हारा गोल तुम्हें अचीव हो, इसी के लिए तुम पूरी मेहनत कर रहे हो मैनेजमेंट की। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो कर लो बेटा, क्योंकि अच्छे मार्क्स चाहिए तो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए एक बढ़िया टाइम टेबल बनाना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो बना लेना अगर अभी तक नहीं बनाया हुआ तो। सो ये बोलते हैं मैनेजमेंट कोई भी इंसान इसलिए करता है क्योंकि उसको गोल को अचीव करना होता है, और मैनेजमेंट से गोल बहुत ही अच्छे तरीके से अचीव हो जाता है। ओके, सो दे से एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स व्हिच आर द बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी खुलती है, कोई भी पार्टनरशिप आती है, कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप खुलेगी, इन सबके ना कुछ ना कुछ सपने होते हैं। किसी का प्रॉफिट अर्न करने का होता है, किसी का बड़ा ब्रांड बनाने का होता है, किसी का यूं होता है कि इंडिया का नंबर 1 बनना है मुझे। ठीक है, तो ये सारे सपनों को अचीव करवाने के लिए वो क्या करते हैं? अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करते हैं। दीज शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। हर किसी को जो अपने सपने होते हैं ना, वो क्लियरली स्टेट करने चाहिए। जैसे तुम लोग अगर अपना सपना कहीं लिखोगे बोर्ड पे, तो तुम क्या लिखोगे कि मुझे बोर्ड में 98%, 99%, 100% लाना है, राइट? तो क्लियरली स्टेट कर रहे हो ना। तो बस वही चीज बोल रहे हैं कि कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को स्टेट करती है, लिखती है, तो वो बहुत ही क्लियरली होना चाहिए, एम्बिगस नहीं होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट गोल्स। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग गोल होता है। जैसे एक स्कूल को चाहिए कि मैं टॉपर्स प्रोड्यूस करूं, पीडब्ल्यू को चाहिए कि यहां से टॉपर्स प्रोड्यूस हो, प्लस एट द सेम टाइम ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मदद की जा सके इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके। वहीं किसी हॉस्पिटल का सपना होगा ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स का इलाज किया जा सके और ज्यादा पैसे कमाए जा सके। वहीं पे अंबानी जी का सपना होगा कि मैं और पैसे कमाऊं, मैं और इंडिया वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 बन जाऊं। ठीक है, तो हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना डिफरेंट गोल होता है, जिसको अचीव करने के लिए वो क्या करते हैं? वो मेहनत करते हैं मैनेजमेंट के नाम पे। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, जो कि है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। इसको मैं समझाती हूँ 3 चीजों को रेफर करके। ये 3 चीजें हमेशा जब भी आप परवेसिव को एक्सप्लेन कर रहे हो जरूर मेंशन करना। नंबर 1, मुझे एक बात बताओ, एक हॉस्पिटल को मैनेजमेंट की जरूरत होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली तुम्हारा आंसर मुझे पहले से पता है कि होगी मैडम, बिल्कुल होगी। वहीं पे एक स्कूल को मैनेजमेंट की जरूरत होगी कि नहीं होगी? स्कूल वाले मैनेजमेंट नहीं करेंगे ना, तो बेटा बच्चे ना स्कूल को सर पे उठा लेंगे पूरा का पूरा। उसके बाद एक्सक्यूज मी, एक एनजीओ को, जिसको हम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जो कि सेवा के लिए बनती है लोगों की, क्या उसको मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो काइंड ऑफ यहां से हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह की हो, ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी नेचर हो, किसी भी तरह की हो, मैनेजमेंट लगेगी ही लगेगी वहां पे। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, हमने देख ही लिया हर एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट लग रही थी। उसके बाद ऐसे मानिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएसए में है, मैनेजमेंट की आवश्यकता होगी?
भाई यूएसए वाले अलग थोड़ी ना होते हैं, वो भी तो इंसान ही होते हैं, वहां पे भी मैनेजमेंट लगेगी ही लगेगी। तो यस, अब वहीं पे ऑर्गेनाइजेशन जो है, कंपनी जो तुमने खोली हुई है वो जापान में है, मैनेजमेंट लगेगी? लगेगी बेटा, बिल्कुल लगेगी। चलो अब इंडिया में भी खुलवा देते हैं, अब बताओ मैनेजमेंट लगेगी? अरे इंडिया में तो लगानी ही पड़ेगी, इंडिया के लोग तो बिना मैनेजमेंट के चल ही नहीं पाएंगे। तो किसी भी एरिया में, किसी भी रीजन में अगर हम ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं तो वहां पे मैनेजमेंट की आवश्यकता होती ही होती है। यहां से हम ये बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं मैम। सो किसी भी रीजन में हो, रीजन कोई भी हो, रीजन का मतलब होता है एरिया, ठीक है, एरिया कोई भी हो, मैनेजमेंट लगती है। अब मुझे एक बात बताओ, जो ऑफिस में सबसे ऊपर लेवल पे लोग रहते हैं, जो बॉस वॉस होते हैं, ठीक है, क्या ये मैनेजमेंट करते हैं? इनको मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलाना है यार उनको, क्यों नहीं मैनेजमेंट लगेगा? बिल्कुल लगेगा। वहीं पे उनसे नीचे लेवल के जो लोग होते हैं, मैनेजर वाले, उनको मैनेजमेंट की जरूरत लगती है? भाई इनका नाम ही मैनेजर है, तो ये मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तो बिल्कुल होती है इनको भी मैनेजमेंट की आवश्यकता। जो लोअर लेवल के लोग होते हैं, जो नीचे वाले लोग होते हैं, क्या उनको मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है, इनको भी मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। तो आप किसी भी लेवल से बिलोंग कर रहे हो, आप किसी भी लेवल से बिलोंग कर रहे हो, मैनेजमेंट की आवश्यकता आपको होगी ही होगी। तो यहां से हमने क्या समझा? 3 अलग अलग पार्ट्स में हमने ये समझा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे भी लोकेटेड हो, इंडिया में हो, जापान में हो, चाइना में हो, हमें मैनेजमेंट चाहिए होगी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी नेचर की हो, हॉस्पिटल है, स्कूल है, एनजीओ है, नॉर्मल प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता होगी ही होगी। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी लेवल का इंसान हो, सबको मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए होगी। तो यहां से हमें पता लगता है कि मैनेजमेंट हर जगह रिक्वायर्ड होती है। जैसे सांस लेने के लिए मनुष्य को पूरी धरती पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, बिना ऑक्सीजन के वो सांस नहीं ले सकता, वैसे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना मैनेजमेंट के नहीं चल सकती। तो आप ऐसे मानिए, जैसे मनुष्य के लिए ऑक्सीजन है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट है। आई बात समझ में? तो मैनेजमेंट हर जगह प्रेजेंट होनी चाहिए, बस इसी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। जो चीज हर जगह रिक्वायर्ड होती है उसे हम बोलते हैं परवेसिव। आई बात समझ में? ये वर्ड आपको 12th क्लास में हर एक चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, इसलिए एक ही बार में इसका मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, सो here they say the activities involved in the managing an enterprise are common to all organization whether economic, social या फिर political। किसी भी नेचर की ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पे आपको मैनेजमेंट लगेगी ही लगेगी, इसलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। उसके साथ आप चाहें तो ये वाली चीजें भी ऐड कर ले कि कोई भी लेवल हो, कोई भी रीजन हो, ठीक है, तो लेवल और रीजन भी ऐड कर लीजिएगा और परफेक्ट आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। अंडरस्टूड? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं मैम। चलिए, नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैम इसका क्या मतलब होता है? बेटा मल्टी डायमेंशनल मतलब जिसके बहुत सारे डायमेंशन हो, 10th क्लास में पढ़ा होगा, जिसके बहुत सारे डायमेंशंस हो, राइट, उसी को हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल। तो ये बोलते हैं मैनेजमेंट हम सिर्फ काम का नहीं करते, हम लोगों को भी मैनेज करते हैं, हम ऑपरेशंस को भी मैनेज करते हैं, हम जो भी चीज पॉसिबल हो पाती है सबको मैनेज करने का काम करते हैं। इसलिए मैनेजमेंट क्या कहलाई जाती है? मल्टी डायमेंशनल कहलाई जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे रीड करिए, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट काम का भी होता है, मैनेजमेंट लोगों का भी होता है, मैनेजमेंट ऑपरेशंस का भी होता है। मैम अब इनमें डिफरेंस भी बता दीजिए क्या है। तो बेटा सुन लीजिए, जब मैं बोलती हूं ऑर्गेनाइजेशन में किसको क्या काम करना है, ठीक है, मैं उसे मैनेज कर रही हूं, तो वो होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मतलब
काम का मैनेजमेंट, ठीक है। ये वाला काम तुम देखोगे, ये वाला काम तुम देखोगे, ये वाला काम तुम देखोगे, ठीक है। ऐसे मैंने क्या किया, प्रॉपरली सबका काम बाइफरकेट कर दिया, सबको काम करने के लिए बोल दिया, उनके काम पे नजर रखी, सब कुछ देखा, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट कहलाया जाएगा वर्क का। उसके बाद अगर मैं बोलती हूँ कि लोगों का मैनेजमेंट करना है, मतलब कौन सा इंसान कौन सी पोजीशन पे बैठना चाहिए, कौन किसका सीनियर होना चाहिए, कौन किसका जूनियर होना चाहिए, किस इंसान को किसको रिपोर्ट करना चाहिए, ये सारी चीजों में मैं क्या कर रही हूँ, लोगों का मैनेजमेंट कर रही हूँ। तो ये कहलाया जाता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। और वहीं पे अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कुछ प्रोडक्शन कर रही है, तो भाई ये वाला जो मतलब पूरा फैक्ट्री है, ये वाला जो काम है ये देखेगा, ये वाला जो काम है वो ये देखेगा, इतने से इतने ऑपरेशन चलेंगे तो वो कौन हैंडल करेगा। तो वो सारी चीजें मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में आ जाती है, ठीक है। तो एक काम का मैनेजमेंट रहता है, एक लोगों का मैनेजमेंट रहता है, और एक ऑपरेशंस का रहता है। जो डे टू डे ऑपरेशंस है वो कैसे चलेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे डिसाइड की जाती है। ओके, तो इसलिए कहलाया जाता है कि मैनेजमेंट क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल चीज है। ये 4 दिशाओं में चलती है, 4 चीजों को देखती है एक साथ में, ठीक है। Here से मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आती हैं, सबका कोई ना कोई काम करने का गोल होता है कि हमें ये काम करना है। मान लीजिए मैं एक ऑर्गेनाइजेशन खोलती हूँ जिसमें मैं कपड़े बेच रही हूँ, तो कपड़े बेचना एक काम है ना, तो काम के लिए ही तो मैंने मैनेजमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन खोली है, तो मैं क्या उसे मैनेज नहीं करूंगी, बिल्कुल करूंगी। मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइंस द मीन्स टू अचीव इट। मैनेजमेंट क्या करती है, आपका जो भी सपना होता है उसे पूरा करवाने में आपकी मदद करती है। और वो कैसे करती है, जो भी आपका सपना है उसे इजी टर्म्स में लिखेगी और फिर लोगों को असाइन करेगी, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, और अल्टीमेटली जब वो ये काम कर देंगे तो आपका सपना पूरा हो जाएगा। सिंपल। चलिए नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। इट इम्प्लाइज दैट डीलिंग विद एम्प्लॉयज एज इंडिविजुअल विद डाइवर्स नीड्स एंड बिहेवियर। अब मुझे एक बात बताइए, पीडब्ल्यू में कितने लोग काम कर रहे होंगे, राइट। जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं वो सारे के सारे अपने कुछ सपने लेके आए होंगे, मानते हैं कि नहीं। और एट द सेम टाइम पीडब्ल्यू का भी एक सपना होगा। अब ये मेक श्योर करना कि तुम्हारे सपने मतलब टीचर्स के सपने, पीडब्ल्यू के सपने दोनों सेम लाइन में चलें, अलग अलग नहीं चले कि टीचर अपने बारे में सोच रहा है, पीडब्ल्यू अपने बारे में सोच रहा है और किसी का भी सपना पूरा नहीं हो पा रहा। ऐसा नहीं हो। ये भी हम कहाँ करते हैं, ये हम मैनेजमेंट ऑफ पीपल में करते हैं। ये हम मेक श्योर करते हैं कि लोग और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है दोनों के सपने अलाइंड हों, एक लेवल में चलें। हम ये मेक श्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के सपने के थ्रू हम इंडिविजुअल्स का भी सपना पूरा करवाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, को ही आगे एक्सप्लेन किया हुआ, ये आप खुद से पढ़ेंगे। इसके बाद बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इट हैज सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विसेज टू प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू सर्वाइव। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लो, चाहे तो वो गुड्स प्रोड्यूस कर रही होगी, चाहे फिर वो सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही होगी, तो बस ये गुड्स और सर्विसेज ढंग से प्रोड्यूस हो जाए, पूरा काम सही से हो जाए, ये काम करना मेक श्योर करना किसका काम होता है, मैनेजमेंट का होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में हम यही चीज देखते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब आप मुझे एक चीज बताओ, पानीपुरी वाला एग्जाम्पल वापस से ले लो। पानीपुरी वाले एग्जाम्पल में पहले दिन मैंने पूरी प्लानिंग करी, सब कुछ किया, सारी चीजें हो गई। अब वो कंट्रोलिंग पे खत्म हो गया था, प्लानिंग से शुरू हुआ था, कंट्रोलिंग पे खत्म हो गया। अब क्या इसके बाद मैं दोबारा कभी कभी करूंगी नहीं मैनेजमेंट, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से उसे कभी मैनेज करने की। नहीं बेटा, मुझे बार बार जरूरत पड़ेगी। मैंने एक दिन करा, सेकंड डे फिर से मैं प्लान करूंगी, आज कितना सामान लाना है, कहाँ से लाना है, कहाँ जहां से पिछली बार लाए थे वहां से सही पड़ा था कि नहीं पड़ा था, क्या करूं ऐसा कि कल का जो मेरा गोल था जो पूरा नहीं हो पाया उसे मैं आज पूरा कर लूं। ये सारी चीजें मैं प्लान करूंगी, फिर मैं सामान ऑर्गेनाइज करूंगी, फिर मैं छोटे जो छोटू है वो अगर ढंग से काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो कोई नया छोटू रखने की आवश्यकता तो नहीं है, वो प्लान करूंगी, फिर मैं डायरेक्टिंग करूंगी, फिर मैं कंट्रोलिंग करूंगी। तो एक बार मैनेजमेंट की साइकिल कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद वो खत्म नहीं हो जाता, आपको बार 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 मैनेजमेंट करनी पड़ती है। जैसे एक एग्जांपल दूं, आप पहली कक्षा में जाते हैं फर्स्ट क्लास में, तब आपको लगता है अच्छे से पढ़ लूं सेकंड में पहुंच जाऊंगा, तो आप पढ़ने के लिए अच्छी सी मैनेजमेंट करते हैं, राइट। अच्छे से टाइम टेबल प्रिपेयर करेंगे, सब कुछ करेंगे, राइट। जब सेकंड में चले जाते हैं फिर होता है यार थर्ड में चला जाऊं, तो उसके लिए मेहनत कर लेता हूँ, उसके लिए मैनेजमेंट कर लेता हूँ। जब थर्ड से फोर्थ में पहुंचते हैं तब भी सेम सोचते हैं, फिर फिफ्थ में, फिर सिक्स्थ में, फिर सेवंथ में, फिर 10th में, फिर 12th में,
उसके बाद आपको लगता है 12th के बाद तो जीवन बहुत ही मस्त ही मस्त होगा, उसके बाद तो हमें मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है। बट फिर हार्ड रियलिटीज वो आपको नॉक करती है कि भाई कॉलेज स्टार्ट हो गया, ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन के लिए फिर तुम मैनेजमेंट करोगे, फिर तुम्हारी ग्रेजुएशन भी होगी, फिर तुम्हें लगता है कि अब मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट व्हाट अबाउट जॉब? क्या जॉब पे तुम्हें मैनेजमेंट नहीं करनी पड़ेगी? फिर उसके बाद तुम्हारी शादी ब्याह होएगा, बच्चे होंगे, क्या इन सब चीज़ों की मैनेजमेंट नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। फिर बच्चों की एजुकेशन रहेगी, उसको मैनेज करना पड़ेगा। फिर उनकी शादियां रहेंगी, वो मैनेज करना पड़ेगा। फिर तुम्हारा रिटायरमेंट रहेगा, वो मैनेज करना पड़ेगा। फिर तुम स्वर्ग सिधार जाओगे, वो तो चलो तुम मैनेज नहीं करोगे, वो भगवान जी मैनेज कर लेंगे। लेकिन तुम्हें हर स्टेप में अपने जीवन में मैनेजमेंट करना ही करना पड़ेगा। एक मैनेजमेंट खत्म, दूसरा शुरू, दूसरा खत्म, तीसरा शुरू, तीसरा खत्म, चौथा शुरू। तो मैनेजमेंट खत्म और शुरू होता रहेगा। एक साइकिल खत्म होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी, लेकिन ये कभी रुकेगा नहीं। तो मैनेजमेंट क्या है हमारा? इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। एक बार की साइकिल से हम कुछ लेसन सीखते हैं, दूसरी बार वो रिपीट नहीं करते। जैसे आपने 10th में ये सीखा कि यार लास्ट के कुछ दिन पढ़ने से काम नहीं चलता, पूरे साल पढ़ना पड़ता है। तो 12th में अब तुम क्या करोगे? पूरे साल पढ़ोगे, ताकि लास्ट में तुम पढ़ के गंदे मार्क्स ना लाओ, राइट? तो तुमने पिछली साइकिल से सीखा, यहाँ पे इंप्लीमेंट किया, रिपीट ही कर रहे हो ना मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। थोड़ा गैप आ जाएगा यहाँ पे। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, इसका क्या मतलब है? देखो ऐसे मानो पायल मैम ने डिसाइड किया है कि 12th क्लास के बच्चों को सीबीएसई बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाने हैं, ठीक है? उसके लिए मैंने मस्त जबरदस्त तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल सेट किया, मस्त जबरदस्त वे में तुम्हें पढ़ाने की कोशिश करी, सब कुछ किया, ठीक है? बट पायल मैम पढ़ा रही हैं, पायल मैम ने टाइम टेबल बना दिया है, पायल मैम अपनी तरफ से क्वेश्चन दे रही हैं, तुम पढ़ ही नहीं रहे हो वहां से। तुम बोल रहे हो यार कौन पढ़ेगा अभी से, अभी तो 12वीं क्लास है, लास्ट डेज है हमारे स्कूल लाइफ के, इसे तो एंजॉय करना बनता है। रात को 4-4 बजे तक अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो, घर लेट आ रहे हो, अगले दिन का स्कूल नहीं अटेंड कर रहे, अगले दिन की क्लासेस मिस कर रहे हो। तो ऐसे में क्या जो सपना मैंने देखा हुआ है तुम लोगों के लिए, वो तुम पूरा कर पाओगे? आंसर है नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने मेरा साथ नहीं दिया। तो भैया मैनेजमेंट तब तक कामयाब नहीं होती है जब तक सब लोग मिलके साथ उस मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते। ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होगा या जो बॉस होगा, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सपना सोच लेगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बता देगा हम ऐसे 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 काम करने वाले हैं, पूरी मैनेजमेंट देख लेगा। लेकिन जब तक लोग उसका साथ नहीं देंगे तब तक काम नहीं चलेगा। वो अकेले कुछ अचीव नहीं कर सकता। पायल मैम अकेले अपने एफर्ट्स लगा के कुछ अचीव नहीं करवा सकती जब तक बच्चे उनका साथ नहीं देंगे। आई बात समझ में? सो मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें पूरे लोगों को मिलके काम करना पड़ता है। इट्स अ टीम वर्क। समझ में आया? तो पायल मैम अगर नोट्स बनाएंगी तो पीडब्ल्यू की टीम वो आपको टाइमली फॉरवर्ड कर दे, आप उससे टाइमली पढ़ ले, आप अपने डाउट्स पूछें, डाउट पोर्टल में पीडब्ल्यू की टीम डाउट्स आपके एंटरटेन करे, जो नहीं बन रहा मुझसे पूछे, मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए बताया कि मुझे क्या करना चाहिए सो दैट आपके कम डाउट्स आए। तो ऐसे साइकिल कंप्लीट करके हम सब मिलके क्या कर सकते हैं? आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं। तो मैनेजमेंट अच्छा कब होगा? जब पूरा ग्रुप एज अ टीम वर्क करेगा। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। देखिए आप मुझे एक बात बताइए, आपने कोई ना कोई ऐसी मूवी तो जरूर देखी होगी जिसमें राजा हुआ करता था, प्रजा होती थी। देखिए जोधा अकबर देखिए, उसी का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। सो जोधा अकबर जिसमें कौन था? ऐश्वर्या राय थी, और साथ में कौन था? वो एक्टर कौन था यार, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन था, ठीक है? तो जोधा अकबर और ऋतिक रोशन दोनों ने मिलके क्या किया था? ये वाली जोधा अकबर बोल रही हूँ, ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन ने मिलके जोधा अकबर बनाई थी, जिसमें उन्होंने क्या दिखाया कि एक राजा था और उसकी प्रजा थी, और उस राजा के पास बहुत बड़ी आर्मी थी जिसमें लोग तो थे ही थे, साथ में जानवर भी थे, रिसोर्सेज भी थे कि नहीं थे? वो भाला वाला जो एक दूसरे को मारते थे, वो सारी चीजें थी। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक राजा इतनी बड़ी प्रजा के साथ इतनी बड़ी आर्मी को संभालता था, क्या मैनेजमेंट नहीं लगती होगी वहां पे? सोच के देखो, बिना मैनेजमेंट के ये सारे काम कर लेता होगा कि भाई चुटकी बजाई और सब कुछ हो गया छू मंतर? नहीं ना, मैनेजमेंट तो यहाँ पे भी लगती होगी। और ये कौन से साल की बात है तुम ही बता देना, मुझे तो याद भी नहीं है।
और वहीं पे हम आ जाते हैं वापस 2026 में। अब मुझे बताओ, आज की डेट में मैनेजमेंट नहीं लगती है? सब काम में मैनेजमेंट लगती है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़ी। तुम लोगों के पढ़ाई का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक रिमाइंडर मिलते रहना चाहिए ना तुम लोगों को कि तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम्स हैं और तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। तो तुम्हारी पढ़ाई का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2026 में भी तुम्हें मैनेजमेंट लगती है अपनी पढ़ाई करने में। तो मैनेजमेंट तब भी लगती थी, मैनेजमेंट अब भी लगती है, लेकिन क्या दोनों के तरीके सेम है? जिस तरीके से वहां पे काम चल जाता था, आज के तरीके में चलता है? वहां पे तो राजा बोलता था मेरी बात मानो वरना तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा, वरना तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा, वरना तुम्हें मैं दीवार में चुनवा दूंगा। आज की डेट में टीचर बच्चे को बोल सकते हैं, मैं तुम्हें बोलूं मेरा होमवर्क करके आना वरना मैं तुम्हें दीवार में चुनवा दूंगी, मैं बोल सकती हूँ ऐसा? भाई केस कर दोगे तुम मेरे ऊपर, और गवर्नमेंट भी तुम्हारा सपोर्ट करेगी क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा बच्चों के फेवर में रहती है। मैं तुम्हें बोलूं अगर तुमने ये काम नहीं किया तो बेटा मैं घर में आके तुम्हें 2 डंडे मारूंगी, मैं ऐसा कर सकती हूँ? तुम्हारे मम्मी पापा ही नहीं मारने देंगे मुझे 2 डंडे, बट ये काम मैं यहाँ पे कर सकती थी अगर मैं राजा होती तो, मारती मस्त बढ़िया तरीके से सबको डंडे। तो मैनेजमेंट तब भी होती थी, मैनेजमेंट अब भी होती है, लेकिन तरीके बदल गए हैं। पहले जो तरीका इस्तेमाल होता था आज की डेट में वो तरीका इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि सोसाइटी बदल गई है, सोसाइटी ज्यादा एडवांस लेवल पे चल रही है। तो ये बोलते हैं मैनेजमेंट एक डायनामिक प्रोसेस है, जिसका मतलब है कि आपको बदलते समय के साथ मैनेजमेंट में बदलाव लाने पड़ते हैं। सालों पहले जैसे मैनेजमेंट होता था आज की डेट में वैसा मैनेजमेंट नहीं हो सकता क्योंकि एनवायरनमेंट बदल गया है, सोसाइटी बदल गई है, लोग बदल गए हैं, तो आपको मैनेजमेंट को भी बदलना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? इसी को हम बोलते हैं डायनामिक फंक्शन, जो वक्त के साथ बदलता रहे, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डायनामिक फंक्शन। सो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन एंड इट हैज टू अडैप्ट इटसेल्फ। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अडैप्ट? तो बेटा अडैप्ट का मतलब होता है बदलते समय के साथ अपने अंदर बदलाव लाना, उसको हम बोलते हैं अडैप्ट कर लेना, ठीक है? तो जैसे मैं पहले भी पढ़ाया करती थी, मुझे 10 साल हो गए ऑलमोस्ट पढ़ाते पढ़ाते, तब के बच्चे ऐसे होते थे सारी बात सुन लेते थे, सामने से कोई जवाब नहीं देते थे। और आज के बच्चे ऐसे हो गए हैं, जेनजीज अनफिल्टर्ड वे में बात करते हैं, कुछ भी कमेंट कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। तो मुझे अगर मैं अपने अंदर बदलाव नहीं लाऊंगी कि यार पहले के बच्चे अलग थे, आज के बच्चे अलग हैं, उनसे अलग तरीके से डील करते थे, आज के बच्चों से अलग तरीके से डील करना है, तो अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मेरे लिए इट विल बी वेरी हर्टफुल। मुझे ऐसा लगेगा यार पहले तो बच्चे ऐसा नहीं करते थे, आज के बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बेटा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चे बदल गए, तो टीचर को भी बदलना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, तभी ये बुलाया जाता है अडेप्टेशन, डायनामिक होना। और एक बात और बता दूं, अगर इफ इन केस स्लाइड में कोई भी वर्ड ऐसा दिखता है जिसका मतलब तुम्हें नहीं पता है, तो बेटा तुम्हारे पास गूगल है, तुम चैट जीपीटी वाले लोग हो, तुम्हें सब आता है, एक बार वो वर्ड डालोगे उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल के चैट जीपीटी तुम्हें दे देगा, ठीक है? तो ये मेहनत अपने एंड से कर लेना, ये मत करना कि ये कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया है, इसका मतलब तो आता ही नहीं है। चैट जीपीटी गूगल तुम्हारी मदद कर देगा वहां पे, ठीक है? चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा सेम फंक्शन, वो कर लेना, मैनेजमेंट इज इनटैंजिबल फोर्स। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ इनटैंजिबल का मतलब क्या होता है? इनटैंजिबल ये पढ़ के आए हो तुम लोग अपनी 9वीं 10वीं क्लास में, राइट? सो इनटैंजिबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो दिखाई नहीं देती, जो टच नहीं कराई जा सकती, जिसकी फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है। जैसे मैं बताऊं, मैं जिस स्टूडियो में खड़ी हूं वहां पे एसी चल रहा है, वहां पे ठंडी ठंडी हवा है यहाँ पे, ठीक है? मतलब इतनी ठंडी है कि मुझे पसीने नहीं आए। अब क्या तुम्हें कैमरे में वो दिख रही है कि ठंडी हवा बह रही है पायल मैम के फेस के सामने से? दिख रही है तुम्हें कैमरा में? आंसर है नहीं दिख रही होगी, राइट? क्योंकि हवा दिखाई नहीं देती। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि हवा है नहीं, यहाँ पे ठंडक है नहीं, ऐसा तो नहीं है ठंडक तो, बस दिखाई नहीं दे रही क्योंकि उसकी फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है। बस इसी चीज को हम बोलते हैं इनटैंजिबल। जैसे हम बोलते हैं भगवान जी हमारे आसपास ही हैं, दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते, बट है तो सही ना, वो हमारा बुरा होने से हमें रोक देते हैं, राइट? मतलब कभी कभी तो बैंड बजा देते हैं, राइट? बट भगवान जी है तो, राइट? तो वो भी क्या है? इनटैंजिबल। तो वो चीज जो आपको लगती है कि है आपके आसपास, लेकिन बस आप उसे छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं इनटैंजिबल। सेम गोज फॉर मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होगा कि आप जाएंगे और आप देखेंगे अरे वाह मैनेजमेंट बैठी हुई है, अरे वाह मैनेजमेंट इतनी खूबसूरत लग रही है, अरे वाह मैनेजमेंट तो चल रही है।
नहीं दिखाई देगी तुम्हें मैनेजमेंट, लेकिन लोग कैसे काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में पीसफुली काम हो रहा है या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहां से तुम्हें पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट है कि नहीं है। तो वो चीज तुम्हें फील हो जाएगी, बस दिखाई नहीं देगी। आ गई बात समझ में? सो मैनेजमेंट क्या होती है? इनटैंजिबल होती है, जो दिखाई नहीं देती है, बट उसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब यहाँ पे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो रहे हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल गए हैं, समझ में आ गए हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव्स को भी उतने ही बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं। आ जाइए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को समझने के लिए हम फिर से उसी एग्जाम्पल को यूज करेंगे जहां से हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी। पायल मैम का पानीपुरी बिजनेस खोलने का सपना। ठीक है, चलो आ जाओ। एक बात मुझे बताओ, अगर तुम बहुत ही गरीब इंसान हो, बहुत ही ज्यादा गरीब इंसान हो, ठीक है, और अचानक से तुम्हारी लॉटरी लग गई, सबसे पहला काम तुम क्या करोगे उस पैसे का? क्या तुम उस पैसे से अपने लिए खाना खरीदोगे, या डायरेक्टली जाके BMW के शोरूम पे खड़े हो जाओगे कि आज तो मैं मस्त बढ़िया सी कार लेके जाऊंगा घर? सोच के देखो। जब किसी इंसान के पास रिसोर्सेस की कमी होती है, या जब कोई इंसान अपनी लाइफ की जब शुरुआत ही कर रहा होता है, तो वो एकदम से चौथे माले के बारे में नहीं सोचता कि चौथे माले पे चढ़ जाऊं मैं। वो स्टेप बाय स्टेप चलता है कि सीढ़ी का पहले लैडर पे, मतलब पहले वाले स्टेप पे पैर रख लूं, फिर दूसरे वाले स्टेप पे रखूंगा, तो इस तरीके से मैं सीढ़ी चढ़ूंगा और ऊपर तक पहुंचूंगा। तो जब पायल मैम ने ये बिजनेस की शुरुआत की होगी, तो उन्होंने एकदम से ये नहीं सोचा होगा कि मुझे तो 10-10 स्टोर्स खोल लेने हैं पानीपुरी के, मुझे फ्रेंचाइजी बांटनी है अपनी पानीपुरी के ब्रांड की। नहीं, सबसे पहले मेरा गोल ये होगा कि जिस मार्केट में मैं खड़े होके पानीपुरी सेल कर रही हूं, उस मार्केट में जो 4 लोग पहले से ही पानीपुरी बेच रहे थे, बस उनके बीच में मैं सरवाइव कर लूं। दैट्स इट। मतलब लोग मेरे भी स्टॉल पे आके खाना शुरू कर दें, ठीक है, और मैं उन 4 लोगों के कंपटीशन को सरवाइव कर लूं। यूं नहीं हो कि मैं पूरा टाइम खाली बैठी हुई हूं और उनकी दुकानें चल रही हैं। पहला गोल तो मेरा यही होगा, चाहे फिर मुझे उसमें मुनाफा हो रहा है या नहीं हो रहा, बस मेरी कॉस्ट कवर हो जानी चाहिए। अगर मैं 100 रुपए लगा रही हूं ना, तो घर जाते जाते मेरी जॉब जेब में 100 रुपए आ जाने चाहिए। दैट्स इट। लॉस नहीं होना चाहिए मुझे स्टार्टिंग में कि 100 रुपए लगा रही हूँ, 20 रुपए घर लेके जा रही हूँ, वो ना हो। तो पहला मेरा गोल ये होगा, पहला मेरा सपना ये होगा। बट व्हाट इफ मेरे पानीपुरी का टेस्ट लोगों को बहुत पसंद आने लग जाता है, लोग भर भर के मेरे स्टॉल पे खड़े हुए हैं, वो चारों दुकानें बंद हो गई और सारे लोग मेरी दुकान पे वेट कर रहे हैं पानीपुरी खाने का। तो अब मैं क्या करूंगी? अब मेरा सपना क्या होगा? अब मेरा सपना होगा कि भाई सरवाइव तो अपन ने कर लिया है, अब एक काम करते हैं, मुनाफा कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो 100 रुपए अगर लगाए थे, 1000 रुपए घर लेके जाते हैं, 900 रुपए का प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है, चलो अब बहुत टाइम से मेरा प्रॉफिट भी बन रहा है, मस्त बढ़िया, हर दिन मेरा पानीपुरी का स्टॉल बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छी इनकम हो रही है यहाँ से। अब मैं क्या सोचूंगी अपने लिए? अब मैं ये सोचूंगी ना कि भाई क्यों ना एक दुकान खरीद ली जाए और दुकान में बेचना शुरू कर दें सामान। क्यों ना पानीपुरी के साथ टिक्की भी बेचना शुरू कर दूं मैं। वो वड़ा पाव वाली लड़की देखी है जो इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हुई थी और उसके बाद बिग बॉस में भी गई थी? पहले वो वड़ा पाव का स्टॉल लगाती थी, है ना, सड़क पे दिल्ली में, और स्टॉल भी उसका काफी बार उठ जाता था, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी होके वो इतनी फेमस हो गई। और आज की डेट में वो दुकान चला रही है और वो ढूंढ रही है ऐसे लोगों को जो सेम नेम से दुकानें चलाएं। तो पहले उसने भी क्या किया? सरवाइव किया बस। उसके बाद उसने मुनाफा कमाया, और एक बार जब मुनाफा बनने लग गया, बनने लग गया, तो आप सोचते हैं एक्सपैंड करने के बारे में, बड़ा बनने के बारे में, ग्रो करने के बारे में। ठीक है, तो पानीपुरी से वड़ा पाव साथ में बेचना शुरू कर देंगे। कल से मेरा मन कर रहा है वड़ा पाव खाने का, आज भी नहीं खा पाई। एनीवेज, वड़ा पाव बनाना शुरू कर देंगे। उसके बाद आप टिक्की बनाना शुरू कर देंगे, उसके बाद चाट बनाना शुरू कर देंगे, और ऐसे ऐसे आप आइटम्स बढ़ाते रहेंगे और आपका मुनाफा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बढ़ता रहेगा। हर कोई यही करता है, एक चीज से बिजनेस शुरू करता है, एक बार वो बिजनेस चल जाता है तो 4 चीजें और इंसर्ट कर देता है उसमें। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका गोल रिलेटेड टू पैसा। एक बार आपने ये सारा अचीव कर लिया, सरवाइव भी कर लिया, प्रॉफिट भी कमा लिया
और अपने बिजनेस को बढ़ा भी लिया, ग्रोथ भी करा ली। उसके बाद आप किसके बारे में सोचेंगे? भाई एक बार अपने खुद का घर भर जाता है तो हम जनता के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। सोसाइटी के बारे में क्या सोचेंगे मैम आप, पानीपुरी वाले होके? तो बेटा सोसाइटी के बारे में मैं ये सोचूंगी कि जो भी डोंगे, डोंगे ही बोलते हैं ना, डोंगल, डोंगे जो भी होता है जिसमें पानीपुरी खाई जाती है ना, वो पहले ऐसे ही फेंक दी जाती थी। अब मैं उसके लिए क्या करूंगी, मस्त बकायदा बड़ा सा डस्टबिन खरीद के लाऊंगी कि बेटा खाया है तुमने, अब इसमें फेंको, इधर उधर गंद मत फैलाओ। क्योंकि गंद फैलेगा, सोसाइटी गंदी होएगी, सोसाइटी को हार्म पहुंचेगा, कीड़े मकोड़े पता नहीं कितना कुछ आएगा, मच्छर बैठेंगे, लोगों को काटेंगे, मलेरिया कर देंगे, डेंगू कर देंगे। तो ये सब चीजें ना हो। तो यहाँ पे मैं किसके बारे में सोच रही हूँ, सोसाइटी के बारे में सोच रही हूँ। मैंने जो डस्टबिन रखा है बड़ा सा, वो मैंने किसके लिए सोच के रखा है, सोसाइटी को मदद करने के लिए सोच के रखा है। तो एक बार मेरे खुद के सपने पूरे हो जाएंगे तो मैं सोसाइटी के बारे में भी सोचना शुरू कर दूंगी। वैसे तो ये काम आपको साथ ही साथ करना चाहिए, लेकिन अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि पहले खुद के सपने पूरे करते हैं, उसके बाद सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। चलो एक बार ये भी हो गया, सोसाइटी का सपना भी पूरा कर लिया। फिर वो जो छोटू तुमने रखा था भाई, वो हर अगले दिन ना चटक पिंक कलर की शर्ट पहन के आ जाता है, वो भी सिल्की, चटक पिंक कलर, वो भी सिल्की शर्ट। अब वो पहन के तुम्हारे स्टॉल पे वो आ जाता है खाना खिलाने के लिए लोगों को। और बाल उसके ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं सदियों से नहाया नहीं है, हाथ उसके ऐसे होंगे खिचड़े से कि ऐसा लगेगा नेल्स के अंदर उसके मैल होएगी, वो काली काली सी, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब आपका फर्ज क्या बनता है टूवर्ड्स छोटू? आप छोटू को सबसे पहले तो एक नेल कटर ला के दोगे कि बेटा सबसे पहले तो नाखून काट, ये जो मैल तू लोगों को खिला रहा है ना टेस्ट के नाम पे, ये हटा, ठीक है। उसके बाद आप छोटू को थोड़े और कपड़े ला के दोगे, या उसको बताओगे कि ऐसे चटक रंग नहीं पहनते छोटू, नहीं चलते ये आजकल कपड़े, बेटा सिल्की मत पहन, ये बहुत ही सस्ता लगता है, बेटर तू क्या करे, कॉटन की शर्ट ले ले, प्लेन शर्ट ले ले, या फिर शायद आप उसको ला के दे दोगे, राइट। उसके बाद आप उसका हेयर कट करवा दोगे, पैसे दे दोगे उसको थोड़े से एक्स्ट्रा कि तू अपना हेयर कट करा ले। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप छोटू के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। वो अगर पानी पूरी ढंग से नहीं खिलाना जानता होगा, कि पानी कम भर देता होगा, तो आप उसको सिखाओगे नहीं पानी ज्यादा भर, बहुत ज्यादा भर देता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बांटता रहता है, लास्ट में पानी बचता नहीं है, तो आप उसको सिखाओगे नहीं बेटा अप्रोप्रिएट वे में डाल सबके उसमें पानी, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको ट्रेन भी कर रहे हो। तो अगर वो आपकी जॉब छोड़ के जाता है किसी और जगह ज्वाइन करने के लिए, तो वो ऑलरेडी ट्रेंड है, वो अच्छा काम करेगा वहां पे, हो सकता है आपसे ज्यादा पे भी मतलब उनको उसको वहां पे मिल जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड आया है, हो सकता है ना। तो आप सोसाइटी के बारे में सोचने के साथ साथ या उसके बाद आप छोटू के बारे में सोचोगे, लोगों के बारे में सोचोगे जो आपके साथ काम कर रहे हैं, और उनको कैसे मस्त बढ़िया तरीके से ट्रेन किया जा सकता है, उनकी डेवलपमेंट कैसी कराई जा सकती है, उनकी ग्रूमिंग कैसे कराई जा सकती है, उन सब चीजों के बारे में सोचोगे, राइट। सो बस यही तो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। यस बेटा, आपके 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के, एक होता है ये, एक होता है ये, और एक होता है ये। मैम ये क्या कर रहे हो? तो बेटा ये का मतलब है, एक आपका ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल, जिसके अंदर 3 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। एक आपका होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर लास्ट आपका होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये पर्सनल नहीं है, पर्सनल है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल में आपका पहला ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल का, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को बस आपको सर्वाइव कराना है, बस समहाउ चला लेना है, दैट्स इट, ठीक है। फिर आपका सपना होता है उसका प्रॉफिट कमाने का, फिर आपका सपना होता है उसको ग्रो करवाने का, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 ऐसे दुकानें बनाने का, या फिर एक प्रोडक्ट से 2 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट से 3 प्रोडक्ट। जैसे पार्ले जी पहले बिस्किट बनाता था, उसके बाद पार्ले जी ने नई 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 वेरायटी लाते गए, आज के दिन में वो कुकीज भी बनाते हैं, टॉफीज भी बनाते हैं, और पता नहीं कितना कुछ बनाते हैं, राइट। तो वो ग्रोथ कहलाई जाती है, ओके। सोशल में आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं वो आ जाता है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है जो उसे अचीव करना होता है। और लास्ट में आपके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप कैसे अपलिफ्ट कर सकते हो, कैसे और बेहतरीन बना सकते हो, वो सारा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये मैं आपको एज होमवर्क दूंगी कि आप खुद रीड करेंगे और बताएंगे मुझे कि आपने पढ़ लिया है बढ़िया तरीके से। वो जो चीजें मैंने आपको सिखाई हैं वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं, ओके। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में सोसाइटी की टूवर्ड्स आपका ऑब्जेक्टिव आ जाता है, गंदा पानी नाली में नहीं गिराना। जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है डायरेक्टली गंगा में डाल देते हैं, या डायरेक्टली किसी भी नदी में फेंक देते हैं। ये सब नहीं करना, ये आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है, ठीक है। और पर्सनल में फिर क्या आता है, लोगों के बारे में सोचना, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनके बारे में सोचना, उनको
मेक श्योर करना कि वो बढ़िया तरीके से काम करें, उनको ट्रेन करना, क्योंकि आपको पता है कि उनका डिफरेंट बैकग्राउंड है, डिफरेंट कल्चर से वो आ रहे हैं, तो उनको प्रिपेयर करना काइंड ऑफ आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, वो सब पर्सनल में आ जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम क्या था? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक हमने बाकी सारी चीजें पढ़ ली, लेकिन सिग्निफिकेंस नहीं पढ़ा कि क्यों मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती है। वैसे तो देखो, अगर तुम नहीं भी पढ़ोगे इससे, तब भी तुम्हारे दिमाग में कुछ पॉइंट्स तो आ गए होंगे कि मैनेजमेंट इस रीजन की वजह से इंपॉर्टेंट होती है, बट बेटर एक बार पढ़ लो अच्छे तरीके से। ठीक है, आ जाओ। देखो, इसमें भी मल्टीपल पॉइंट्स हैं, एक एक करके सब समझ लेते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट सेज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। सबसे पहले तो ये ग्रुप गोल्स का मतलब समझ लो। आपको ना इस चैप्टर में दो तरह के गोल्स पढ़ने को मिलेंगे, वन इज ग्रुप गोल्स और अनदर वन इज इंडिविजुअल गोल्स। अब पहले इनको समझते हैं, इनका क्या मतलब होता है। आप ऐसे मानिए, पायल मैम ने पीडब्ल्यू जब ज्वाइन किया, तो ऑब्वियसली मेरा अपना खुद का एक पर्सनल गोल होगा। अभी के लिए ऐसा मान लेते हैं कि मेरा गोल है कि मुझे अपना खुद का घर खरीदना है, तो ये अपना खुद का घर खरीदना मेरा क्या कहलाया जाएगा? इंडिविजुअल गोल कहलाया जाएगा। ठीक है, और वहीं पे जब पीडब्ल्यू ने मुझे हायर किया, तो उनका भी एक गोल होगा कि पीडब्ल्यू को नंबर 1 इंस्टीट्यूट बनना है इंडिया में, जो शायद अभी है भी सही, राइट। सो अभी उनका गोल क्या है? ये करना। अब इससे फायदा किसका होगा? सबका होगा। तो क्योंकि सबका फायदा एक फायदे में छुपा हुआ है, जो कि पीडब्ल्यू का सपना है, तो उससे हम क्या बुलाते हैं? उसे हम बुलाते हैं ग्रुप गोल। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का कंबाइंड जो सपना होता है, जो गोल होता है, उसे ग्रुप गोल बुलाया जाता है। और जो इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके खुद के पर्सनल जो सपने होते हैं, गोल्स होते हैं, उन्हें हम इंडिविजुअल गोल बुलाते हैं। तो ये बोलते हैं कि अगर मैनेजमेंट अच्छी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन का सपना बहुत आसानी से अचीव कराया जा सकता है। हर एक इंसान को उसका काम बताओ, उसके काम पे नजर रखो, हमेशा मेक श्योर करो कि उसको सही गाइडेंस मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो इससे इंसान सारे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो सपना है ना, वो बहुत आसानी से मिल जाएगा, पूरा हो जाएगा। सो ये बोलते हैं मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द ग्रुप गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट सिर्फ इसलिए नहीं होती कि वो खुद के लिए कराई जा सके, बल्कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए होती है। तो ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, उसे अचीव करवाना है, तो अच्छी मैनेजमेंट करवा दो ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। भाई देखो, तुम्हें चाहिए कम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट डिराइव हो, यही मतलब होता है एफिशिएंसी का। तो तुम क्या करो, मान लो कोई इंसान है, ठीक है, वो काम कर रहा है, वो कुछ रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है। फर्स्ट से एक इंसान है जो केक बना रहा है, केक बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल रखते हैं। अब तुम्हें केक बनाना आता है, तुम उसे दूर से बैठ के देख रहे हो, वो अगर सारे स्टेप सही कर रहा होगा तो तुम कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन अगर उसने एक भी स्टेप गलत किया या वो गलत करने जा रहा है, तुम उसे फटाफट टोक दोगे कि रुको 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 रुको, ये मत करो, ये इसमें नहीं डलेगा, वरना ये वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो तुमने उसको टोक दिया, तुमने उसको सही गाइड भी कर दिया, अब नुकसान होने से बच गया। अब नुकसान होने से बचेगा तो रिसोर्सेज सही तरीके से इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो सही तरीके से अगर रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं बिना वेस्टेज के, तो इसी को तो हम एफिशिएंसी बोलते हैं। और ये जो तुम नजर रख रहे थे उस पर और उसको तुमने गाइड किया, ये किस में आता है? ये डायरेक्टिंग में आता है। सुपरविजन कर रहे थे तुम, उस पर नजर रख रहे थे और साथ में तुमने उसको गाइड कर दिया, मतलब लीड कर दिया बेसिकली, ये भी अगेन डायरेक्टिंग में आता है। तो उससे क्या हुआ? नुकसान होने से बच गया। नुकसान नहीं होगा तो कम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट डिराइव कर पाओगे। तो भाई मैनेजमेंट के चलते हुए तुमने एफिशिएंसी अचीव करी कि नहीं करी? बिल्कुल करी। एक एग्जांपल मैंने ये दे दिया, और पता नहीं कितने मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकते हैं इस चीज के, राइट। सो अगर आपको चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कम पैसे में, कम इनपुट्स में ज्यादा आउटपुट डिराइव हो और आपके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो, तो उसके लिए जरूरी है आप ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करवाएं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो वक्त के साथ बदल जाता है, राइट। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी मैनेजमेंट चल रही है, सारे काम सिस्टमैटिक तरीके से हो रहे हैं, तो अगर कोई बदलाव आएगा ही आएगा भी सही, तो एकदम से लोग यूं नहीं हो जाएंगे कि हम बदलाव नहीं एक्सेप्ट कर सकते, हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो जैसे पहले से काम कर रहे थे वैसे ही करेंगे। ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट वे में चल रहा है, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही आसानी से चल रहा है, आराम से चल रहा है। तो बदलाव आएंगे भी तो तुम उन्हें खुले हाथों से अपनाओगे कि आ जाओ बदलाव, हम तैयार हैं तुम्हारे लिए, है ना।
तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो, जो कि मैनेजमेंट की वजह से आप हो ही जाते हो, तो आप बदलाव को भी एक्सेप्ट कर लेते हो, जिसकी वजह से आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या बनता है, डायनामिक बनता है, क्योंकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को बदलते वक्त के साथ बदल रहे हो अच्छी मैनेजमेंट करवा के। देन है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब मैंने आपको इंडिविजुअल गोल्स के बारे में बताया था, राइट? वही हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी कहलाए जाते हैं, ठीक है? अब मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया क्योंकि मुझे अपना खुद का घर बनाना है, दैट इज माय पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अगर मैनेजमेंट मुझे सही तरीके से गाइड करे, मुझे सही तरीके से काम करवाए, मतलब मुझसे सही तरीके से काम कराए, ठीक है, जो भी मेरा बनता है वो सब मैनेज करे, तो ऐसे में मेरा जो ये सपना था घर खरीदने का, क्या मैं उसके बहुत ज्यादा करीब नहीं चली जाऊंगी कि हाँ यार फाइनली मुझे मेरा घर मिल रहा है? होगा ना। अगर ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन कम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट डिराइव कर पा रही है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन अच्छा चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन मुनाफा कमा रही है, तो भाई वो मुनाफा कहीं ना कहीं मुझे भी तो मिलेगा थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत मिलेगा तो उससे मैं अपना जो पर्सनल गोल होगा क्या वो पूरा नहीं कर पाऊंगी? बिल्कुल कर पाऊंगी। तो अगर मुझे अच्छे से लीड कर लिया जाता है, मुझे अच्छे से मोटिवेट किया जाता है, काम करने के लिए मुझे बोला जाता है कि अरे बढ़िया तरीके से काम करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और मैं यहाँ पे रह के बढ़िया तरीके से काम करती हूँ, तो मैं फेमस हो जाऊंगी इंस्टाग्राम पे, मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे, बहुत सारे फॉलोवर्स बढ़ेंगे तो मेरे पास पेड कोलैबोरेशन आने लग जाएगी, तो यहाँ से तो मैं पैसा कमा ही कर रही हूँ, लेकिन पेड कोलैबोरेशन से मैं और पैसा कमाने लग जाऊंगी, तो मैं ज्यादा पैसे वाली बन जाऊंगी, ज्यादा पैसे वाली बन जाऊंगी तो उस पैसे से मैं अपना घर खरीद लूंगी, तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे चलती हैं चीजें, ठीक है? तो मैनेजमेंट की वजह से आप अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैंने अभी सोशल ऑब्जेक्टिव्स आपको पढ़ाया था, राइट? उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम मेक श्योर कर रहे थे कि हमारी वजह से सोसाइटी को कोई भी दुख नहीं हो, हमारी वजह से सोसाइटी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, बल्कि हमारी वजह से सोसाइटी इंप्रूव ही करे, आगे ही बढ़े, राइट? तो मैनेजमेंट अगर अच्छा होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप अच्छा काम करते हो, आप अच्छे गुड्स प्रोड्यूस करते हो, क्वालिटी अच्छी रखते हो अपने गुड्स की, जिसकी वजह से वो गुड्स जब सोसाइटी कंज्यूम करती है तो वो डेवलप होती हैं, वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करके बीमार नहीं पड़ती हैं, वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करके अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा लेती हैं। तो ये सारी चीज़ें मदद करती है सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट में। अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है सोसाइटी को एक लेवल अप लेके जाना, ठीक है? और यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंस के सारे पॉइंट्स खत्म होते हैं, और अब हम शुरू करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जो कि अगेन चैप्टर का नाम था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सिग्निफिकेंस हमने पढ़ लिया है, मैनेजमेंट का मतलब हमने जान लिया है, अब हम जानते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट कैसा होता है। सबसे पहले तो ये समझो नेचर का मतलब क्या है। देखो, जब भी हमारे घर में एक बच्चा होता है ना, जैसे तुम भी अपने घर में बच्चे होगे, हम उस बच्चे को ना अलग अलग बच्चों से कंपेयर करते रहते हैं, जो कि बहुत गलत आदत है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। हम उसे शर्मा जी के लड़के, गुप्ता जी के लड़के, अग्रवाल के लड़के से कंपेयर करते रहेंगे, राइट? कि क्या हमारा बच्चा उनके जैसा है कि नहीं है, क्या हमारा बच्चा उनके जैसा है, उनके जैसे फीचर्स हैं, उनकी जैसी क्वालिफिकेशंस हैं, उनके जैसे टैलेंट इसमें है कि नहीं है। करते हैं ना? बस वही सेम चीज जो हम अपने बच्चों के साथ करते हैं अपने घर में, मतलब तुम तो खुद ही बच्चे हो, तुम्हारे साथ तो होता होगा ये चीज, बस वही सेम चीज हमें क्या करनी है, मैनेजमेंट के साथ करनी है। मैनेजमेंट को हमें गुप्ता जी के बच्चे आर्ट के साथ कंपेयर करनी है, हमारे अग्रवाल जी के बच्चे साइंस के साथ कंपेयर करनी है, और हमारे, और कौन हो सकता है, लोटवानी जी के बच्चे प्रोफेशन के साथ करनी है, ठीक है? सो हमें मेक श्योर करना है कि हम मैनेजमेंट को अलग अलग चीजों से कंपेयर करें और ये जाने कि मैनेजमेंट किसके जैसा है, ठीक है? तो जैसे कि मैंने मेंशन किया, हम 3 चीजों के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे। तो पहली है उसमें आर्ट, दूसरी है साइंस, और तीसरा है प्रोफेशन। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम पहले आर्ट को देखेंगे कि आर्ट में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, फिर देखेंगे कि सेम फीचर्स मैनेजमेंट में होते हैं कि नहीं होते, फिर हम क्या करेंगे, साइंस के फीचर्स देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि मैनेजमेंट में वो फीचर्स होते हैं कि नहीं होते हैं, फिर हम प्रोफेशन के फीचर्स देखेंगे, और फिर ये देखेंगे कि मैनेजमेंट में वो फीचर्स होते हैं कि नहीं होते। अंडरस्टूड? चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जो कि है आर्ट। ये बोलते हैं आर्ट में ना 3 फीचर्स होते हैं। पहला होता है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, दूसरा होता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, और तीसरा होता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। क्या मतलब है इनका, वन बाय वन समझ लेते हैं। ये बोलते हैं कि जिन लोगों को लगता है कि आर्ट का मतलब तो प्रैक्टिकल है,
कि भैया उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल होगा। फॉर से डांसिंग है तो डांसिंग में सिर्फ कमर मचकाना, हाथ हिलाना, पैर हिलाना, ये सब आता होगा। या पेंटिंग है तो उसमें सिर्फ पेंट करना आता होगा, इनके साथ कोई थियरी एसोसिएटेड नहीं होगी। तो बेटा आप बिल्कुल गलत समझते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप स्कूल में फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट रह चुके हैं तो आपको पता होगा पेंटिंग करने के अलावा आपको बहुत सारी थियरी भी पढ़ाई जाती है कि उस समय में वो केव थी जिसमें ये ड्राइंग मिली थी, जिसका ये मतलब होता है। सेम गोज फॉर डांस। अगर आप डांस क्लास अटेंड करते हो तो आपने देखा होगा डांस सिखाने से पहले, स्टेप्स सिखाने से पहले टीचर आपको उसकी पास्ट बताता है, हिस्ट्री बताता है कि ये कहाँ से आया था, इसका क्या मतलब है, हर स्टेप का क्या मतलब है, वो सारी चीजें बताता है। ठीक है, तो हर आर्ट फॉर्म में, चाहे फिर वो डांस हो, पेंटिंग हो या कोई और हो, हर किसी में थियरी होती है जो हमें पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो ये बोलते हैं आर्ट में बहुत सारी थियरी होती है, हर आर्ट फॉर्म में होती है, तो वो आपको पढ़नी रहती है, थियोरेटिकल नॉलेज होती है वो। ठीक है, और ये सेम चीज मैनेजमेंट में भी होती है। अभी आप सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें आपको पता चलेगा इतनी सारी थियोरी है भैया। तो यस, सेम चीज आर्ट में भी मिलती है, मैनेजमेंट में भी मिलती है, इसलिए हम चेकलिस्ट पे एक लेवल टिक कर देते हैं। ठीक है, चलो अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। ये बोलता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। मैं बोलूं, एक मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक पीडब्ल्यू की और फीमेल फैकल्टी मेरे साथ खड़ी हुई है, फर्स्ट से दिव्या मैडम खड़ी हैं, इंग्लिश पढ़ाती हैं जो। ठीक है, हम दोनों डांस कर रहे हैं, हम दोनों को ही डांस सिखाने वाला कौन था, पीडब्ल्यू का ही कोई कोरियोग्राफर था। उसने दोनों को सेम स्टेप सिखाए, यूं करना है, यूं करना है, यूं करना है, यूं करना है। ठीक है, ये सिखाया। अब मैं जैसे ये स्टेप्स करूंगी और दिव्या मैडम जैसे ये स्टेप्स करेगी, दोनों स्टेप्स सेम कर रहे होंगे, लेकिन देखने वाले को दोनों डिफरेंट दिख रहे होंगे। सिंक है पूरा पूरा, मैं हाथ ऊपर कर रही हूं तो वो भी हाथ ऊपर कर रही है, लेकिन जो जो देखने पे एहसास आ रहा है ना, वो दोनों का डिफरेंट आ रहा है। होता है ना ऐसा हमेशा। तो ये बोलते हैं दो लोग चाहे सेम आर्ट फॉर्म क्यों नहीं कर रहे होते, लेकिन उसमें एक पर्सनल टच आ ही जाता है। हो सकता है मैं हाथ यूं हिलाऊं और वो यूं यूं हिलाए, है ना, मतलब हर किसी का एक पर्सनलाइज टच बीच में आ जाएगा। आर्ट फॉर्म बनानी है, मैंने एक पेंटिंग बनाई, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने एक पेंटिंग बनाई, हम दोनों ही बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन मेरी पेंटिंग अलग दिखेगी, उसकी पेंटिंग अलग दिखेगी, नो मैटर आप कितना उसे सेम बनाने की कोशिश क्यों ना कर लो। ठीक है, तो हर किसी का आर्ट परफॉर्म करने का अलग तरीका होता है, अलग आउटकम आता है। तो ये सेम चीज अगर हम मैनेजमेंट से कंपेयर करें तो यस, दो मैनेजर्स, जैसे अगर मानो अब तुम अनुराग सर से पढ़ रहे हो, राइट, अनुराग सर ने भी ये सारी थियरी पढ़ी है, मैंने भी ये सारी थियरी पढ़ी है। ठीक है, हम दोनों अगर कहीं मैनेजर बनने जाते हैं, हमने सेम पढ़ाई करी है मैनेजमेंट की, लेकिन मेरा मैनेज करने का तरीका डिफरेंट होगा, अनुराग सर का मैनेज करने का तरीका डिफरेंट होगा। सेम हम पढ़ाने के तरीके पे भी बोल सकते हैं, दोनों ने सेम पढ़ाई करी है, सेम चीजें पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा तरीका अलग है, उनका तरीका अलग है। दोनों के पर्सनलाइज तरीके हैं। पर्सनलाइज का मतलब होता है अपना खुद का एक तरीका होना। जैसे पर्सनलाइज गिफ्ट दिए कभी किसी को, फॉर से कप दे देते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसकी फोटो छपवा देते हैं, तो अब वो कप कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो पर्सनल बन गया क्योंकि उसी का बन गया, वो काइंड ऑफ बोल सकते हैं हम, है ना। तो बस यही सेम चीज आर्ट में होती है और यही सेम चीज मैनेजमेंट में भी होती है। हर मैनेजर अपने तरीके से मैनेज करता है चीजों को, चाहे उसने पढ़ाई सेम की होगी बाकी मैनेजर्स जैसी। ठीक है, कभी भी दो मैनेजर्स सेम सिचुएशन में सेम वे में रिएक्ट नहीं करेंगे, सेम वे में मैनेज नहीं करेंगे। ठीक है, तो पर्सनलाइज तरीका आ ही जाता है, तो ये भी चेकलिस्ट में एक पॉइंट चेक हो गया। लास्ट है हमारा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। दिव्या मैडम और मैंने दोनों ने डांस सीखा, एक दिन पीडब्ल्यू में बैठ के 1 घंटा हमें किसी ने सिखाया डांस, हमने मस्त लचक वचक सीख ली, हम इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि नेक्स्ट डे वी थॉट कि, और ये लाइफ में हम पहली बार डांस कर रहे थे दोनों जने। ठीक है, हमने बोला चलो भैया कल ना डीआईडी के ऑडिशन है, वहां चलते हैं, ठीक है, वहां मस्त डांस करेंगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम दोनों फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डांस कर रहे थे, 1 घंटा किसी इंसान ने हमें सिखाया, हमने 4 स्टेप सीखे और उसके बाद अगले ही दिन हम डीआईडी में चले गए हैं, डांस इंडिया डांस में, कि हम तो डांस करके दिखाएंगे मस्त बढ़िया तरीके से। क्या हमारा सिलेक्शन वहां पे होगा? नहीं होगा बेटा। अगर आपको अच्छा डांसर बनना है, अगर आपको अच्छा गिटारिस्ट बनना है, अगर आपको अच्छा टीचर बनना है, अगर आपको अच्छा कुछ भी बनना है, तो आपको वो काम बार 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 करते रहना पड़ेगा, तभी जाके आप एक अच्छे जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो आप आर्ट फॉर्म, वो बन पाओगे।
ठीक है। तो अगर अच्छा डांसर बनना है तो हर रोज डांस परफॉर्म करना पड़ेगा। हर रोज अगर आप गिटार अच्छा बजाते हो तभी लास्ट में जाके आप अच्छे गिटारिस्ट बन पाते हो। तो कोई भी आर्ट फॉर्म हो आपको उसको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा हर रोज, तभी जाके आप उसमें परफेक्ट बनेंगे। तो सेम चीज हमारे मैनेजमेंट के साथ भी है। अगर आपको एक अच्छा मैनेजर बनना है तो आपको हर रोज मैनेजमेंट देखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके ही आप कहीं एक अच्छे मैनेजर बन पाएंगे। ठीक है, तो ये वाला भी क्या हो रहा है, पॉइंट टिक हो रहा है। तो 8 के 3 पॉइंट्स थे, तीनों के तीनों मैनेजमेंट में पाए जा रहे हैं। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि आर्ट और मैनेजमेंट दोनों क्या है, सेम है? बिल्कुल बोल सकते हैं बेटा, क्यों नहीं बोल सकते? आर्ट और मैनेजमेंट दोनों क्या है, सेम है। बिल्कुल बोला जा सकता है, क्योंकि तीनों पॉइंट्स जो आर्ट में पाए जाते हैं वही किस में पाए जाते हैं, हमारे मैनेजमेंट में पाए जाते हैं। जितना लायक आपका बच्चा है उतना ही लायक सामने वाले का बच्चा है, तो दोनों ही लायक माने जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड पॉइंट में। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मेंशन है, आप पढ़ लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है उसके बारे में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मैनेजमेंट को साइंस से कंपेयर करने के लिए कि साइंस और मैनेजमेंट क्या मिलता जुलता है। तो देखो, पहला पॉइंट जो है साइंस में वो सेम है। साइंस में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है कि भैया हाँ, थियरी होएगी, पढ़नी पड़ेगी, सेम मैनेजमेंट में होती है, पढ़नी पड़ेगी। वही आर्ट वाला जो हम पहले पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं रिपीट नहीं करी। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। ये बोलते हैं साइंस में ना बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कैसे आए हैं एग्जिस्टेंस में। जैसे एक प्रिंसिपल, मतलब ऐसे वो प्रिंसिपल है नहीं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, क्योंकि मेरी साइंस बहुत अच्छी नहीं थी तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं है, एक ही याद है। ग्रेविटेशनल फोर्स से जो एप्पल अगर ऊपर है वो नीचे गिरेगा हमेशा। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल है कि कोई भी चीज ऊपर होती है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे ही गिरती है अगर वो नॉर्मल तापमान में है तो। अब ये चीज एग्जिस्टेंस में कैसे आई? बहुत बार लोगों ने चीजों को नीचे गिरते हुए देखा होगा, हाथ में कोई चीज रखी होगी वो हमेशा नीचे ही गिरी होगी और कहीं नहीं गई होगी, राइट? तो लोगों ने पता लगाया कि बार बार देखने के बाद कि सेम रिजल्ट आ रहा है भाई, हमेशा सेम रिजल्ट आ रहा है। तो उन्होंने उसका एक प्रिंसिपल बना दिया कि भाई ये तो एक प्रिंसिपल है कि जब भी कोई चीज गिराओगे ग्रेविटेशनल फोर्स से वो नीचे ही गिरेगी। सेम चीज हमने बार 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 करके देखी, सेम रिजल्ट आए, तो हमने क्या बोला, उसको एक प्रिंसिपल बना दिया। अब बस साइंस में ये होता है कि, और सेम हमने मैनेजमेंट में भी किया है। सेकंड चैप्टर जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, तो वो प्रिंसिपल्स भी हमने कैसे लाए हैं एग्जिस्टेंस में, हमने बार बार वो सिचुएशन क्रिएट करके देखी, बार बार सेम रिजल्ट आया या समटाइम्स अलग रिजल्ट भी आ गया, तो उसके बेसिस में हमने क्या किया, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बना दिए। अब एक चीज जो यहाँ पे मैच नहीं कर रही है साइंस और हमारे मैनेजमेंट की, वो ये है, ये बोलते हैं कि आप जब बार बार रिपीटेड वे में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट करके देखते हो साइंस में, तो रिजल्ट हमेशा सेम आते हैं। जैसे मैंने बार बार एप्पल गिराया, वो नीचे ही गिर रहा था। मैंने बार बार H2 में O ऐड किया, पानी ही बन रहा था। चाहे मैंने कितनी बार भी किया, सेम रिजल्ट आ रहा था। लेकिन जब मैं मैनेज करने के लिए गई, अब मैनेजमेंट तो लोगों की भी होती है, हमने पढ़ा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, राइट? अब मैं एक बार मैनेज करने के लिए गई, दो लोगों की लड़ाई हो रही थी, मैंने बोला लड़ाई मत करो, उन्होंने मेरी बैठ के बात सुनी पूरी, मैंने अच्छे से मैनेज कर लिया। ठीक है, अब सेम चीज अगले दिन भी हो गई, दो लोगों की लड़ाई हो रही थी, मैं सेम तरीके से गई, मैंने बोला इनको भी हम मैनेजमेंट करवाते हैं, मतलब इनको भी हम सॉर्ट करवाते हैं इनकी प्रॉब्लम को। मैं उनके पास गई, वो ना हाथों पैरों से लड़ रहे थे, और मैं बीच में जाके बोली अरे रुक जाओ, मत करो मत करो, और एक घूसा मुझे ही पड़ गया। तो रिजल्ट तो डिफरेंट हो गया यार, पिछले वाले दिन तो वो मुझे देख के रुक गए थे, आज वाले दिन तो नहीं रुके, इन्होंने तो अलग मुझे ही मार दिया। तो क्योंकि आप मैनेजमेंट में लोगों से डील कर रहे हो तो जरूरी नहीं है सेम रिजल्ट आए हर बार, जैसे साइंस में आता है। तो ये वाला पॉइंट काइंड ऑफ हमारा थोड़ा सा हाफ, मतलब डाइसी हो गया, हाफ करेक्ट हो रहा है, हाफ नहीं हो रहा। तो इसलिए हमने बोला कि कभी कभी हो जाएगा, कभी कभी नहीं होएगा, इसको थोड़ा सा हम वैसे रखते हैं। ठीक है, तीसरा है यूनिवर्सल वैलिडिटी। ये बोलते हैं आप यूएसए में जाके पेन गिराओगे ऊपर से नीचे, वो नीचे गिरेगा। जापान में जाके ये सेम चीज करोगे, वो नीचे ही गिरेगा। चाइना में जाके सेम चीज करोगे, वो नीचे ही गिरेगा। मतलब हर जगह आप जाके अगर सेम चीज परफॉर्म कर रहे हो तो उसका रिजल्ट सेम ही आ रहा है। लेकिन मैनेजमेंट के साथ ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट इंडिया में अलग चलेगी, यूएस में अलग चलेगी, कहीं और अलग चलेगी, तो यूनिवर्सली वैलिड नहीं है ये। ठीक है, इसकी एप्लीकेबिलिटी सेम वे में नहीं आएगी, इसलिए ये वाला पॉइंट मैच नहीं करता। अब देखो, 3 पॉइंट थे, एक पूरा मैच कर रहा था, एक आधा अधूरा मैच कर रहा था, और एक बिल्कुल मैच नहीं करा। तो 3 में से हम बोल सकते हैं 1.5 पॉइंट मैच करता है, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो क्या यहाँ पे हम मैनेजमेंट को साइंस बुला सकते हैं?
क्योंकि मैच ही नहीं कर रहे, तीनों पॉइंट्स मैच करते तब हम ऐसा करते। अभी क्या हो रहा है, 1.5 पॉइंट मैच कर रहा है आउट ऑफ 3, तो ऐसे में हम बोलेंगे कि मैनेजमेंट जो हमारा है वो इम्प्योर साइंस है, प्योर साइंस नहीं है ये। जैसे प्योर साइंस होता है ना, वैसा नहीं है, थोड़ा सा मिलावटी है, ठीक है। मैनेजमेंट हमारा थोड़ा सा मिलावटी वाला साइंस है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इम्प्योर साइंस, जो कि पूरा का पूरा साइंस नहीं हो। और वो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि साइंस में जितने फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ? चलो, वहीं पे अगर हम अब इसको कंपेयर करें प्रोफेशन के साथ, तो बेटा प्रोफेशन क्या होता है, 11वीं में पढ़ा था ना। जैसे आपकी पायल मैम सीएस है, सीएस क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी, एक प्रोफेशन है, ठीक है। कोई सीए होता है, वो भी क्या है, एक प्रोफेशन है, राइट। तो अब हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन के साथ कंपेयर करने वाले हैं, जिसमें अगेन फर्स्ट पॉइंट सेम ही है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वो हमने वहां पे भी पढ़ा, वहां पे भी पढ़ा, यहाँ पे भी पढ़ रहे, सेम है, ठीक है। तो ये चीज तो मैनेजमेंट में भी पाई जाती है। नाउ लेट्स कम टू आवर सेकंड पॉइंट, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। इसका क्या मतलब होता है? बेटा एक बात बताओ, पायल मैम ऐसे ही एक दिन नींद से जगी और अपने नाम के आगे सीएस लगा लिया उन्होंने? ICSI एक बॉडी होती है जो बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करती है, जो बहुत सारे इंटर्नशिप करने के लिए बोलती है। जब कोई इंसान ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेता है तब उसके नाम के आगे सीएस लगता है। मुझे सीए बनना है, तो सीए बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ICAI। जैसे आपके मनीष सर हैं, मनीष सर ने सीए बनने के लिए क्या किया होगा, ICAI के जो भी एग्जाम्स होंगे वो सारे क्लियर किए होंगे, इंटर्नशिप होती थी वो क्लियर की होगी, उसके बाद जाके कहीं वो सीए बने होंगे, राइट। तो अगर आपको प्रोफेशनल कोर्स में एंट्री चाहिए, प्रोफेशनल कोर्स में नहीं, एक्चुअली प्रोफेशनल बॉडी में एंट्री चाहिए, अगर आपको एक प्रोफेशनल बनना है, सीएस बनना है, तो उसकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। आपको वो सारे एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे जो उस प्रोफेशन के लिए कंडक्ट कराए जाते हैं, तब आप जाके कहीं सीएस या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो। जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, वैसा, ठीक है। सो हर किसी को एंट्री नहीं मिल सकती, कुछ लोगों को ही एंट्री मिलेगी जो एग्जाम्स क्लियर करेंगे। क्या मैनेजमेंट में ऐसा है? क्या एक इंसान को मैनेजर बनने के लिए कोई एग्जाम पास करना पड़ता है? हाँ, लोग एमबीए करते हैं, उससे वो बढ़िया मैनेजर बन जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि कोई अगर 12th पास बंदा जिसको अच्छे से चीजें मैनेज करनी आती हो उसको जॉब नहीं मिलेगी मैनेजर की, बिल्कुल मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारे मैनेजमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होता है। देन है प्रोफेशनल एसोसिएशन। मैंने जैसे आपको बताया सीएस के लिए क्या है, ICSI है, सीए के लिए क्या है, ICAI है ना। और हमारे लॉयर्स के लिए कौन सा है, लॉ के लिए कौन सा है, बार काउंसिल है। सो हर प्रोफेशनल कोर्स के लिए एक एसोसिएशन बनी हुई है जो उस प्रोफेशनल कोर्स को मैनेज करती है। क्या मैनेजमेंट के लिए ऐसा है? क्या एमबीए के लिए अलग से कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन बना रखा है? नहीं बना रखा, तो ये वाला पॉइंट भी मैच नहीं करता। फिर आते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट पे। सबसे पहले तो कोड ऑफ कंडक्ट समझिए, इसका क्या मतलब होता है। देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि अगर आपको उस प्रोफेशनल बॉडी का पार्ट बनना है, जैसे मैं ICSI का पार्ट हूं, तो ICSI मुझे कुछ चीजें बोलेगी करने के लिए जो मुझे करनी पड़ेंगी, और कुछ चीजें मुझे मना करेगी नहीं करने के लिए जो मुझे नहीं करनी पड़ेंगी, अगर मैं ICSI का पार्ट बनना रहना चाहती हूं तो, ठीक है। तो हर प्रोफेशनल एसोसिएशन, ICSI हो, ICAI हो, बार काउंसिल हो, अपने मेंबर्स के लिए कुछ निर्देश जारी करती है जो सारे मेंबर्स को फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज की डेट में अगर अपना प्रमोशन करना हो एज अ CS, तो मैं होर्डिंग्स नहीं लगा सकती, मैं बड़े बड़े बोर्ड्स नहीं लगा सकती, वो अलाउड नहीं है। अगर मुझे प्रमोशन करना है तो वो मुझे अच्छा काम करके ही करना पड़ेगा। ICSI ने मना किया हुआ है कि आप बड़े बड़े बोर्ड्स नहीं लगा सकते हो अगर आप एक प्रोफेशनल बंदे हो तो, ठीक है। तो ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में आ जाता है कि आपको किस तरीके से काम करना है, उसके निर्देश ऑलरेडी मेंबर्स मतलब एसोसिएशन ने बनाए हुए हैं, तो सारे मेंबर्स को वो फॉलो करना पड़ता है। बट क्या मैनेजमेंट में ऐसा कोई एसोसिएशन है? नहीं है। तो एसोसिएशन ही नहीं है तो कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ से बनाएंगे हम? नहीं बने हुए। आपको जैसे मैनेज करना है आप करो, आपकी मर्जी है।
प्रोफेशन जब भी कराया जाता है वो सर्विस मोटिव के लिए कराया जाता है। मतलब कोई भी इंसान अगर प्रोफेशनल बनता है, प्रोफेशन करता है, तो वो सर्विस मोटिव के लिए करता है, उसको सर्व करना होता है लोगों को। सेम गोज फॉर मैनेजमेंट। अगर आप मैनेजमेंट कर रहे होते तो आपको भी सर्व करना होता है लोगों को। तो ये वाला पॉइंट टिक हो रहा है। अब आप देखिए 5 पॉइंट्स थे प्रोफेशन में, जिनमें से 3 टिक नहीं हो रहे, सिर्फ 2 ही टिक हो रहे हैं। तो 5 में से अगर सिर्फ 2 ही टिक हो रहे हैं तो ये तो माइनॉरिटी में चले गए ना, और माइनॉरिटी की चलती है क्या? नहीं चलती। सो मैनेजमेंट को क्या हम प्रोफेशन बोल पाएंगे? बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। मैनेजमेंट इज नॉट इक्वल्स टू हमारा प्रोफेशन। आई बात समझ में? हाँ जी जनता, I mean बच्चों। सो ये था हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हमने कंपेयर किया किसके साथ? आर्ट के साथ, मैच हो गया। साइंस के साथ किया, पूरा पूरा मैच नहीं हुआ, इसलिए हमने बोल दिया इम्प्योर साइंस है, मिलावटी साइंस है, ठीक है। और प्रोफेशन के साथ किया तो मेजॉरिटी पॉइंट्स अलग जा रहे थे, माइनॉरिटी वाले पॉइंट्स साथ में जा रहे थे, इसलिए हमने बोला नहीं भैया, मैनेजमेंट और प्रोफेशन सेम नहीं है, ठीक है। तो अब उस टॉपिक से नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और जो कि है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब अलग अलग लेवल्स के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। आइए पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। अच्छा बेटा, थोड़ी देर पहले ना जब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट बता रही थी, वहां मैंने आपको एक कैरेक्टरिस्टिक समझाया था जिसमें मैंने मेंशन किया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल्स होते हैं और हर एक लेवल पे मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। बताया था, याद है तुम लोगों को? इफ याद है तो मुझे एक बार उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम बताओ। कमेंट सेक्शन में लिखो, जो भी टाइमलाइन हुआ है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो मेंशन करो, और उसके बाद अपना आंसर लिखो। आई वांट टू सी कितना अच्छे डेडिकेटेड वे में तुम देख रहे हो वीडियो को, ठीक है। बैक टू द कॉन्सेप्ट। मैंने वहां क्या बताया था आपको कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट लेवल होते हैं और हर लेवल पे मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। बस उन्हीं लेवल्स को हम पढ़ने वाले हैं इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपर वालों को हम बोलते हैं टॉप लेवल, बीच वालों को हम बोलते हैं मिडिल लेवल, और नीचे वालों को हम बोलते हैं लोअर लेवल। यहां मैं आपको 2 चीजें बताऊंगी। पहले ये कि कौन से लेवल पे कौन लोग आते हैं, और दूसरी ये कि कौन से लेवल के लोग क्या काम करते हैं, ठीक है। तो कौन आते हैं वो मैं यहां बताऊंगी, क्या काम करते हैं वो मैं यहां बताऊंगी, ठीक है। तुम नोट्स बनाओ तो सेम वे में बना सकते हो। आ जाओ, सबसे पहले टॉप लेवल। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये सबसे ऊपर वाले लोग हैं जो काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर वॉनर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, सीईओ, सीएफओ, सीएस भी हैं आज की डेट में, है ना। तो जो भी टॉप लेवल का बंदा होगा, सीईओ, सीएफओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ऑनर, वो सारे कहाँ आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन का दिमाग माना जाता है। इंसान का शरीर ऐसे ही होता है ना, सबसे ऊपर कौन होता है? दिमाग होता है ना, बस ये ऑर्गेनाइजेशन का दिमाग माना जाता है। तो इसमें वही बुद्धिजीवी लोग होंगे जो टॉप लेवल पे रखे जा सकते हैं, ओके। इसके बाद मिडिल लेवल पे आएंगे मैनेजर्स। किसी भी मैनेजर का नाम उठा लो, वो सारे के सारे तुम्हें मिडिल लेवल पे मिलेंगे। प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये मैनेजर, वो मैनेजर, सारे के सारे यहाँ पे भरे होंगे, ठीक है। तो मिडिल लेवल पे कौन मिलेंगे तुम्हें? सारे मैनेजर्स मिलेंगे। जो भी नाम के पीछे मैनेजर लिखा हुआ है बस वो तुम्हें यहां ही मिलेगा, एक्सेप्ट वन। अगर तुम पढ़ते हो जनरल मैनेजर के बारे में, तो बेटा ये इकलौता मैनेजर है जो थोड़ा सा ऊपर ही बैठ गया, नीचे नहीं आया। मतलब जनरल मैनेजर इकलौता मैनेजर ऐसा है जो टॉप लेवल पे आएगा, उसके अलावा बाकी जितने भी मैनेजर्स होंगे वो सारे के सारे मिडिल लेवल पे आएंगे। अंडरस्टूड? तो किसी भी मैनेजर का आप नाम पढ़ो वो यहाँ पे क्लासिफाई किया जाएगा। उसके बाद लोअर लेवल पे कौन आएगा? इसमें आते हैं ऐसे लोग जो सुपरवाइजर का काम करते हैं, ठीक है, जो फॉरमैन का काम करते हैं, जो वर्कर्स के ऊपर डायरेक्ट नजर रखते हैं, क्योंकि इसके बाद स्केल पे कौन आता है, लेवल पे कौन आता है? वर्कर्स आते हैं। जो डायरेक्टली वर्कर से कनेक्टेड होते हैं ना, वो सारे आपके लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आ जाएंगे,
अंडरस्टूड? तो कौन आता है वो तुम्हें पता चल गया, एक जनरल आइडिया मिल गया। नाउ लेट्स सी इनके काम क्या होते हैं। जैसे कि मैंने बोला टॉप लेवल वाले कौन होते हैं, दिमाग वाले लोग, तो इनका काम होगा दिमाग वाला। दिमाग से रिलेटेड जितना भी काम होगा, जैसे कि प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसी वगैरह बनाना, एनवायरनमेंट को स्कैन करना और ये देखना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कौन कौन से थ्रेट्स आ रहे हैं, वो सब। मैम अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या होते हैं, तो बेटा वेट करो, तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे ना बिजनेस एनवायरनमेंट, वहां पे हम अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इंतजार तुम्हें करना पड़ेगा। ओके, तो दिमाग वाला जितना भी काम होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो सोचने का काम होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचने का जो काम होता है, वो किसका होता है, वो हमारे टॉप लेवल वालों का होता है, समझे। उसके बाद मिडिल लेवल, भाई ये होते हैं बिचौलिए, ठीक है, ये होते हैं बिचौलिए, किसके बीच में, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में। तो टॉप लेवल क्या बोल रहा है, वो लोअर लेवल को बताना, लोअर लेवल क्या बोल रहा है, टॉप लेवल को बताना, यही इनका काम होता है। ये क्या करते हैं, दोनों के बीच में एक ब्रिज बनने का काम करते हैं, एक ब्रिज बनने का काम करते हैं, मिडलमैन बनने का काम करते हैं, बिचौलिया बनने का काम करते हैं। ओके, और लोअर लेवल वाले क्या करते हैं, जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है सुपरवाइजर, तो ये सुपरवाइज करते हैं, ये वर्कर से कनेक्टेड रहते हैं, वर्कर की डिमांड्स ऊपर पहुंचाने का काम करते हैं, ऊपर की डिमांडें वर्कर्स के लेवल पे एक्सक्यूज मी, ऊपर के जितने भी निर्देश होते हैं वो वर्कर्स को बताने का काम करते हैं। तो ये भी काइंड ऑफ मिडलमैन ही हो गया है एक तरह से, ये भी काइंड ऑफ बिचौलिए हो गए हैं, लेकिन किस किस के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर्स के बीच में, ठीक है। तो ये डायरेक्ट नजर रखते हैं वर्कर्स के काम पे, वर्कर्स को कभी भी गाइड करना हो, कुछ भी बोलना हो, ट्रेन करना हो, सारा काम इनका होता है। ओके, तो कौन आते हैं, क्या काम करते हैं, वो आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। मेरी थोड़ी राइटिंग खराब है बेटा, मैं मानती हूँ उस चीज को, लेकिन अगर आपको लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा तो मेरा बोला हुआ तो समझ में आ जाएगा, तो लिख लेना अकॉर्डिंगली। ओके, और नोट्स बढ़िया से बनाना। चलिए, टॉप लेवल का काम होता है डाइवर्स एलिमेंट्स और इंटीग्रेट करना, डाइवर्स एलिमेंट्स को, अलग अलग एलिमेंट्स को एक साथ लाना और कोऑर्डिनेट करवाना। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के जो होते हैं वो ये तय करते हैं, मैंने बताया दिमाग वाले लोग होते हैं, पूरी प्लानिंग पॉलिसी ये यही डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इनका पूरा ये जिम्मेदारी होता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर हमारे कंधों पे है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हमें ही देखना है। बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, स्कैन करते हैं और देखते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज बनाई जा सकती हैं। ओके, इसके बाद आते हैं मिडलमैन, जिनके बारे में मैंने बता दिया, ये लिंक काम करते हैं टॉप लेवल और नीचे वाले लेवल के बीच में। इसके बाद आते हैं हमारे लोअर लेवल वाले। अच्छा, मैं कुछ चीजें रीड नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है तुम्हें भी नहीं करनी, तुम्हारे लिए स्लाइड्स आएंगी, तुम्हें पढ़ लेनी है ये स्लाइड्स अच्छे से, ठीक है। चलो, लास्ट होते हैं हमारे लोअर लेवल वाले, जिसे हम ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। लोअर लेवल वालों का बहुत सारा नाम होता है, तो एक ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी इनका नाम है, और ये सबसे लोअर लेवल पे आते हैं। हायरार्की समझते हैं ना, ये ऊपर नीचे नीचे, ये हायरार्की कहलाई जाती है, ठीक है। सुपरवाइजर्स डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कर्स, ये डायरेक्टली वर्कर्स का काम देखते हैं, निगाह रखते हैं उन पे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा ऑपरेशनल मैनेजमेंट। सो ये तीनों लेवल्स आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे इसकी इंपॉर्टेंस को, और फिर हम पढ़ेंगे क्यों ये जरूरी होता है विद सर्टेन पॉइंट्स, ठीक है। तो मतलब एक एक करके हम ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एग्जैक्टली, आ जाओ। देखो, कोऑर्डिनेशन तो हम समझते रहेंगे, बट बिफोर दैट एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है। ऐसे इमेजिन करो कि तुम लोगों के पास बहुत सारे मोती हैं, पर्ल्स हैं, जैसे ये मैंने एक ब्रेसलेट पहना हुआ है ना ब्लैक मोतियों का, ऐसे ही तुम्हारे पास बहुत सारे मोती हैं, पर्ल्स हैं, वो व्हाइट कलर के जो रहते हैं, और तुम्हें उससे या तो एक नेकलेस बनाना है या फिर एक ब्रेसलेट बनाना है। बताओ जरा कैसे बनाओगे। तुम्हारे पास बहुत सारे मोती हैं और तुम्हें उन मोतियों से क्या करना है, ब्रेसलेट बनाना है या फिर एक नेकलेस बनाना है, मतलब गले का हार बनाना है। बताओ कैसे बनाओगे।
कैसे सारे मोतियों को साथ लाओगे? अगर तुम सोच रहे हो मैम फेविकॉल से चिपका देंगे, तो भैया फेविकॉल से चिपकने के बाद वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हो जाएंगे, मुड़ेंगे तुड़ेंगे कैसे? तो मतलब फेविकॉल तो सही आंसर नहीं हो सकता। क्या करोगे उनको साथ लाने के लिए? उनको साथ लाने के लिए तुम्हें एक धागा लेना पड़ेगा और उस धागे को सारे मोतियों से पास करवाना पड़ेगा, और जब वो सारे मोतियों से पास हो जाएगा तो उसको तुम यहां से गांठ बांध देना और वो बन जाएगा तुम्हारा ब्रेसलेट। मतलब ये ब्रेसलेट जो मैंने पहना हुआ है, इसके अंदर भी एक धागा है जिसने पूरे मोतियों को एक साथ लाके ब्रेसलेट की शेप दी थी। तो काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं सबको साथ लाने वाला ये धागा है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बस ये जो धागा है ना, वही हमारा कोऑर्डिनेशन है। यस बेटा लोग, ये जो धागा है यही हमारा कोऑर्डिनेशन है। कैसे? ऐसे इमेजिन करो, ये जो पर्ल्स हैं तुम्हारे पास, ये प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, मतलब मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस हैं। अब इन सारे फंक्शंस को साथ लाने वाला, पिरोने वाला जो होता है ना, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम चल रहा होता है उसको एक साथ लाने का काम करता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये मतलब क्या करता है? इंटीग्रेट करता है, एक साथ लाता है। सो सबको एक साथ लाने वाला कौन हुआ? कोऑर्डिनेशन हुआ। ठीक है, तो जैसे एक ब्रेसलेट बनाना है उसके लिए हमें धागे की आवश्यकता होगी, वैसे ही अगर अच्छी मैनेजमेंट करनी है आपको तो उसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होगी। बिना कोऑर्डिनेशन के आप वो काम नहीं कर पाएंगे। मैम बट ये एग्जैक्टली कोऑर्डिनेशन होता क्या है? तो बेटा हिंदी में बोलूं तो तालमेल बिठाना कोऑर्डिनेशन कहलाया जाता है। किसी के साथ मिलके काम कर रहे हो तो हमें तालमेल बिठानी पड़ती है ना। जैसे तुम ग्रुप स्टडी कर रहे हो, 2-3 लोग मिलके साथ में पढ़ रहे हो, तो तुम्हें पहले एक दूसरे की तालमेल बिठानी पड़ेगी, रिदम सेट करनी पड़ेगी ताकि सेम लेवल पे तुम्हारी पढ़ाई हो, राइट? तो बस वो तालमेल बिठाना हमारा कोऑर्डिनेशन कहलाया जाता है, जो कि सारे काम को साथ में ले आता है। अब कई लोग पूछते हैं कि भैया कोऑर्डिनेशन अगर इतना इंपॉर्टेंट है, तालमेल बिठाता है, इसकी वजह से मैनेजमेंट चलती है, तो इसको तुमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग की तरह एक फंक्शन क्यों नहीं बनाया? तो ये बोलते हैं कि अगर हम कोऑर्डिनेशन को एक फंक्शन बना देते और लास्ट में लिख देते या स्टार्टिंग में लिख देते या कहीं बीच में लिख देते, तो इसका एग्जैक्ट एसेंस कैसे समझ में आता है, एग्जैक्ट इसका इंपॉर्टेंस कैसे समझ में आता? क्योंकि देखो, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग को साथ लाने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए रहता है, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग को भी साथ लाने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, प्लानिंग और स्टाफिंग को भी साथ लाने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग को साथ लाने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग को साथ लाने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग को साथ लाने के लिए, स्टाफिंग कंट्रोलिंग को साथ लाने के लिए, सबके लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। मतलब कोऑर्डिनेशन एक टाइम पे परफॉर्म नहीं किया जा सकता था, उसे बार 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 परफॉर्म करना पड़ेगा। और जो चीज हर जगह जरूरी हो, हर लेवल के बाद जरूरी हो, हर लेवल के साथ जरूरी हो, वो मैनेजमेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी। और क्या हम उसको एक फंक्शन में सिमटा के रख सकते हैं? नहीं रख सकते। सो इसलिए हम इसको क्या बुलाते हैं? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ये मैनेजमेंट के लिए बहुत ही अति आवश्यक चीज है। ठीक है, आ गई बात समझ? तो ये मोती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और इन मोतियों को साथ लाने का काम करता है हमारा कोऑर्डिनेशन। सो हियर दे से coordination is the force that binds all other functions of management. बाइंड्स का मतलब क्या होता है? साथ लाना, ठीक है, इकट्ठे लाना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बाइंड। जैसे हम बोलते हैं ना लड्डू बाइंड कर दो, तो मतलब क्या होता है? बूंदी जो है उसको साथ लाके गोल गोल शेप दे दो तो वो बाइंड हो जाएगा। ओके, सो सारे फंक्शंस को बाइंड करने का काम किसका होता है? कोऑर्डिनेशन का होता है। ये कॉमन होता है सारी एक्टिविटीज में, मतलब आपको हर एक एक्टिविटी में इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे फिर वो प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, फाइनेंस हो, परचेज हो, कुछ भी हो। सारी ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम चल रहा है सबको एक साथ लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में 100 काम होता है, ऐसा तो होता नहीं है हर एक ऑर्गेनाइजेशन बस एक ही काम कर रहा है। वो 100 काम कैसे साथ आएंगे? कोऑर्डिनेशन की मदद से आएंगे। ओके,
अब कोऑर्डिनेशन के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जस्ट लाइक मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तो वन बाय वन हम इसको देख लेते हैं। कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे रिपीट हुए हैं, ठीक है। जैसे कि पहला ये बोलता है इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये वाला रिपीट हुआ है जैसे मैनेजमेंट में होता था। इट इज ऑल परवेसिव, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर, इट इज अ डेलिबरेट फंक्शन। अब ये वाला मैं पहले ही हल्के में बता देती हूँ, ये बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज नहीं है जो आप एक बार करो और दोबारा आपको करने की जरूरत ना पड़े। एक ऐसी चीज है जिसको आपको रिपीट करना पड़ता है। एक साइकिल कंप्लीट होगी, दूसरी साइकिल शुरू हो जाएगी। जब जब ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होगा तब तब ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो कोऑर्डिनेशन हमेशा चलता रहता है, 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 खत्म नहीं होता कभी भी। और इट इज ऑल परवेसिव बोले तो हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होगी। यूएस में है, इंडिया में है, तब भी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होगी, और हर लेवल पे भी आपको कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होगी। तो ये परवेसिव फंक्शन कहलाया जाता है। सेम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगी, ऐसे कुछ अलग रिपीट नहीं करी जाएगी, ठीक है। अलग अलग नहीं बोली जाएगी, रिपीट ही करी जाएगी, ऐसा बोलना चाहिए मुझे, ठीक है। फर्स्ट है इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। आप मुझे एक बात बताओ, मैं अकेले काम कर रही हूँ, मुझे किसी के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता पड़ेगी? सोच के देखो, मैं अकेले काम कर रही हूँ, मुझे किसी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश मतलब जरूरत है या मुझे कोशिश करनी पड़ेगी? तालमेल तो हम तब बिठाते हैं ना जब दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता कब होती है? जब हमें ग्रुप एफर्ट्स लगाने होते हैं और उन ग्रुप एफर्ट्स को एक साथ लाना होता है। जब हमारे पास ग्रुप होता है, दो से ज्यादा लोग होते हैं, दो से ज्यादा काम होते हैं, तब कोऑर्डिनेशन का काम आता है, रोल आता है। अगर एक इकलौता इंसान एक ही काम कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड एज सच नहीं होता। लेकिन जहां पे मल्टीपल लोग होते हैं, ज्यादा सारे लोग होते हैं, उनको आपस में ताल मिलाने की जरूरत होती है, तालमेल बिठाने की जरूरत होती है, जिसकी वजह से हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। ओके, सेकंड है इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। ऐसे मानो मैं हूं और मेरे 4 दोस्त और हैं, ठीक है। हम लोग, हमारे यहाँ पे कोई कैफे है, वहां पे जा रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने मेरे घर के नीचे से जर्नी शुरू करी है, हम सारे के सारे एक कैफे पे जा रहे हैं, ठीक है। सारे अलग अलग गाड़ियों से जा रहे हैं, वो अलग गाड़ी से, वो अलग गाड़ी से, वो अलग गाड़ी से, वो अलग गाड़ी से, और मैं अलग गाड़ी से, ठीक है। सबकी गाड़ियां अलग हैं। अब हम आपस में एक दूसरे से बीच में कोऑर्डिनेट करके पूछेंगे नहीं कि तू कौन से रास्ते से जा रहा है, या स्टार्टिंग में ही पूछ के नहीं निकलेंगे कि कौन से रास्ते से जाना है, कौन से कैफे में जाना है, कितनी देर में पहुंच रहे हो, कितने मिनट से यहाँ से निकल रहे हो। तो क्या हम सब सेम टाइम पे, सेम कैफे पे, सेम जगह पे, सेम रास्ते से पहुंच पाएंगे? सोच के देखिए। एक्सक्यूज मी, बताइए, अगर हम सब एक साथ एक कैफे पे पहुंचना चाहते हैं तो क्या पहले हमें आपस में तालमेल नहीं बिठाना पड़ेगा कि इस रास्ते से जाएंगे, इस रास्ते से नॉर्मल टाइम लगेगा, कोई और रास्ता चूज करेंगे, ज्यादा समय लग सकता है? तो हम अपनी तरफ से मेक श्योर करेंगे ना, तालमेल पहले से ही सेट हो हमारे बीच में, राइट? एक्सक्यूज मी। चलिए, सो हम लोग सारे पहले से तालमेल बिठाएंगे ताकि हम सब के एक्शन सारे एक ही डायरेक्शन में लगे, हम सब सारे एक ही डायरेक्शन में जाएं, एक ही कैफे पे पहुंचे एक ही टाइम पे, ठीक है। तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनका मकसद क्या होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करवाना है। तो सबके एफर्ट्स उसी डायरेक्शन में लगे, कोई कहीं 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 बिखर नहीं जाए, उसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबकी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल पे बैठे वाले ही सिर्फ कोऑर्डिनेट करेंगे, बाकी सब नहीं करोगे तो काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। हर लेवल पे बैठे हुए इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बीइंग अ मैनेजर आपको क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। इट इज अ डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझ के किया गया। ये बोलते हैं ऐसा नहीं है कि ये फंक्शन अपने आप हो जाएगा, ठीक है, कि भाई आप लोग मिलके काम कर रहे हो, आपके बीच में कोऑर्डिनेशन अपने आप सेट हो जाएगा, नहीं। इसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ती है, जानबूझ के वॉलंटरी बेसिस पे आपको आगे बढ़ के कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तब जाके वो फंक्शन कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। सो ये हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसके? कोऑर्डिनेशन के। वन बाय वन इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये आप खुद से रीड करेंगे, मैं अब आपके लिए रीड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आई वांट कि थोड़ा बहुत आप भी अपने एंड से काम करें। सब स्पून फीडिंग नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है।
मेरे पढ़ाने के स्टाइल में तो कभी नहीं होता कि मैं सब स्पून फीड करूँ आपको। आई वांट, मैं तुम पे मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत बच्चा अपने एंड से भी मेहनत करे और इंडिपेंडेंट बने। तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए, तुम खुद से ही पढ़ लेने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में तुम्हें दिक्कत जा सकती है, पढ़ते वक्त तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयाँ होंगी, कई चीज़ें समझ नहीं आएंगी, उसके लिए मैं बैठी हूँ। वहां पे कहीं पे भी लगे कि पायल मैम की नीड है, ये वाली लाइन का मतलब नहीं समझ में आ रहा, मैं हूँ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख देना, वहीं पे रिप्लाई करूंगी, इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, वहां रिप्लाई कर दूंगी। लेकिन पूरा पूरा तो मैं ऐसे स्पून फीड नहीं करवाना सिखाऊंगी। आई वांट मेरे सारे बच्चे बहुत ही इंडिपेंडेंट बने, मैं नहीं भी प्रेजेंट तब भी तुम पढ़ लो, ये मेक श्योर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो अब तुम होमवर्क के रूप में सारे पॉइंट्स पढ़ोगे, मतलब सबके मैंने सिखा दिए तुम्हें। और इसी बात पे हम आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है क्यों भैया ऑर्गेनाइजेशन में, जो बार बार तुम बोल रहे हो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, क्यों ऐसा क्यों बोला जा रहा है? तो भाई देखो, इसके हैं 3 पॉइंट्स। फर्स्ट है ग्रोथ इन साइज, सेकेंड है फंक्शनल डिफरेंशिएशन, और थर्ड है स्पेशलाइजेशन। एक एक करके ये भी समझ लो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ इन साइज की। आप मुझे एक बात बताओ, आपकी फैमिली में एक मेंबर है, कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी? सोच के देखिए, किसके साथ कोऑर्डिनेट करोगे, किसके साथ ताल से ताल मिलाओगे? कोई है ही नहीं आपके अलावा। फिर ऐसा होता है कि आपकी फैमिली में 2 मेंबर्स हो जाते हैं। हाँ, अब आपको थोड़ा-सा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 मेंबर्स हैं तो थोड़ा तालमेल बिठाना पड़ेगा। सामने वाले को सोना है तो तुम ट्यूबलाइट बंद कर दोगे, सुबह जल्दी उठ जाता है सामने वाला तो वो मेक श्योर करेगा वो आवाज़ नहीं करे ताकि तुम्हारी नींद ना खराब हो। तो थोड़ा बहुत तुम्हें कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा, राइट? अब वहीं पे अगर तुम्हारे फैमिली में आ जाते हैं 15 मेंबर्स, तो ऐसे में बताओ, क्या कोऑर्डिनेशन भी इंक्रीज नहीं होगा? पहले 2 मेंबर्स थे, थोड़ा कोऑर्डिनेशन लग रहा था, अब मेंबर्स बढ़ गए हैं तो कोऑर्डिनेशन भी तो बढ़ेगा ना। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। सो ये बोलते हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशन छोटा होता है तो उसे बहुत कम कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसे थोड़ी सी और ज्यादा कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है, और जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तो उसकी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, बड़ा होगा, उसमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन का ग्रोथ इन साइज। यहां देख लीजिए, इट सेज as organization grow in size the number of people employed in the organization also increases। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है साइज में, वैसे वैसे उसमें काम करने वाले लोग भी बढ़ जाते हैं, और लोग बढ़ते हैं तो आपको उन बड़े हुए लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन करवाने की आवश्यकता बढ़ जाती है। आ गई इतनी बात समझ? अब हम क्या सेकेंड पॉइंट पे चल सकते